हेलो, वेलकम टू रैंकिसन। यूनिट 4 के टॉप 100 क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जिसमें हम 51 से लेकर के 100 तक कंप्लीट इसमें करेंगे। पहले की तरह जैसे हमने पहले पार्ट में इसमें किया था, एक सवाल पहले उसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा पूरा, और उस कॉन्सेप्ट से और कितने सवाल पूछे जा सकते हैं उन सवालों को मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, उनके आंसर्स भी आपको दूंगा। इस तरह से आपके एक सवाल के साथ कई सारे क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। 51 से सवाल आपसे पूछ रहा है कि बताइए, सल्फिटेशन मुख्यतः किसको सुखाने में प्रयोग किया जाता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स लाइक एप्रिकोट एंड एप्पल, मिल्क पाउडर, या फिर मीट प्रोडक्ट्स, किसको सुखाने के लिए इस्तेमाल इसका किया जाता है? बताइए। तो देखो, हम जैसे ही किसी फल को काटते हैं, जैसे सेब हो सकता है वो, या आलू हो सकता है, आड़ू हो सकता है, कोई भी चीज़ ऐसी होगी, खुबानी, जैसे यहाँ पे लिखा है एप्रिकोट, खुबानी, ये किसी भी प्रकार का कोई फल होगा, जब हम उसको काट के रख देते हैं तो थोड़ी ही देर में उस पर एक भूरा कलर आने लग जाता है। ये भूरापन क्यों आता है बताइए? देखिए, फल के अंदर जो भी फ्रूट होगा उसके अंदर आपको पीपीओ देखने के लिए मिलता है। पीपीओ क्या होता है? पॉलीफिनाइल ऑक्सीडेज। ठीक है, ये एक एंजाइम होता है, ये होता ही होता है उसके अंदर। लेकिन ये जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, तो इसके संपर्क में आते ही ये कंपाउंड बनाता है जिसको हम बोलते हैं फिनोलिक कंपाउंड। फिनोलिक कंपाउंड ये बनाता है, और ये क्या करता है बताइए? ये पिगमेंट देता है भूरे कलर का, और ये फ्रूट्स जैसे ही आपको देखोगे आप तो भूरे भूरे दिख जाएंगे, काले भी थोड़े समय बाद वो हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी से हमको बचाने के लिए, ये होता क्या है, क्वालिटी ऑफ फ्लेवर इससे ख़राब हो जाएगा। तो बहुत बड़े स्तर पे जहाँ पे मार्केट में इनकी सेल होती है, वहाँ पे ये चीज़ें कोई लेगा नहीं, ख़राब लगेगा उनको। तो यहीं पे मेरे भाई फिर रोल आता है सल्फिटेशन का। अब सल्फिटेशन का मतलब ये होता है कि फलों को या तो SO2 सॉल्यूशन इसके साथ, या फिर SO2 गैस के साथ, इनके ट्रीटमेंट से इनको गुजारना पड़ता है। ठीक है, ये SO2 फल की सरफेस पर दो बड़े काम करता है। एक तो मैंने जो पीपीओ एंजाइम आपको बताया, इस पीपीओ एंजाइम को रोक देता है ताकि ब्राउनिंग ना हो। इसके अलावा माइक्रोबियल स्पॉइलेज जो होगा, सूक्ष्म जीवों की वजह से जो खराबी होगी, उसको भी ये कम कर देता है, क्योंकि सल्फर कंपाउंड्स बैक्टीरिया और मोल्ड्स पर काफ़ी हद तक नियंत्रण रखते हैं। ठीक है, चलिए, तो इससे क्या हो जाएगा? फ्रूट्स हमारे सेफ रहेंगे, सेल्फ लाइफ इनकी बढ़ जाएगी। आपसे सवाल पूछा गया है कि किस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो आंसर हमारा हो जाएगा फ्रूट्स लाइक एप्रिकोट एंड एप्पल। इसके अलावा क्या क्या हो सकता है? आंवला हो सकता है, और पीच हो सकता है, पियर हो सकता है, यानी ऐसे हाई शुगर फ्रूट्स जिनमें ये होने का खतरा होता है। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। इसके अलावा अब सवाल यहाँ ये बनता है अगला कि किस चीज़ में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो देखिए, यहाँ पे आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स दिख रही हैं, इसमें इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ग्रेन्स वहाँ हम नहीं करेंगे, मिल्क प्रोडक्ट्स में नहीं करेंगे। ठीक है, इतनी सी बात आप याद रखेंगे। चलिए, अब इसके बाद आपसे कई सारे सवाल यहाँ से और बन सकते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। आपसे पूछेगा कि सल्फिटेशन और सल्फरिंग में क्या अंतर होता है? बताइए। आपसे पूछेगा सल्फिटेशन और सल्फरिंग में क्या अंतर होता है। तो देखिए, मैं लिख देता हूँ थोड़ा जल्दी जल्दी, जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। एक तो सल्फिटेशन हो गया यहाँ पे। देखिए, इसमें क्या होता है? SO2 सॉल्यूशन होता है। ठीक है, इसमें डिप करते हैं ये फ्रूट्स को और फिर रख देते हैं। इसके बाद मैंने आपसे बताया कि सल्फरिंग क्या होती है। बिल्कुल यहाँ से सवाल आ सकता है, सल्फरिंग क्या होती है? तब आप बताएं कि सल्फर की जो धुनी होती है, फ्यूम होती है, उसमें इनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। ठीक है, देखिए, दोनों का ऑब्जेक्टिव एक ही होता है, बस तरीके अलग अलग होते हैं। ठीक है, चलिए, अब मुझे आप बताएं, सुपर इंपॉर्टेंट एक सवाल आपसे बन सकता है कि ये जो SO2 है, इस SO2 से जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, इन फ्रूट्स को बचाते हैं, तो कौन सा जो विटामिन होता है वो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रॉय इसमें हो जाता है? चलिए, तो ये हो जाएगा आपका B1, यानी कि थायमिन विटामिन सबसे जल्दी खराब होता है, या फिर इसमें रहता नहीं है। ठीक है, समझ गए? चलिए, अब मैं आपसे फिर से एक चीज़ पूछ रहा हूँ। मिल्क प्रोडक्ट्स याद रखना कभी भी, जैसे यहाँ लिखा है मिल्क पाउडर, न तो पाउडर में न ही मिल्क का कोई भी प्रोडक्ट होगा उसमें इनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, सल्फिटेशन को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, द मेजर कॉज ऑफ रेंसिडिटी इन स्टोर्ड फैट्स, भंडारित वसा में रेंसिडिटी का मुख्य कारण क्या होता है? देखिए, कई बार हम इसको पढ़ चुके हैं। ये लिपिड का ऑक्सीकरण हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। लेकिन मैं इसको आपको और अच्छे तरीके से समझाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें इसमें समझ आएंगी आपको। ऐसे कोई भी फूड होंगे जिनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जहाँ पे होंगे, ऐसे मान लो अनसैचुरेटेड फैट जहाँ पे होगा वो, ये क्या करेगा मेरे भाई? ऑक्सीजन के साथ करेगा क्रिया, प्रतिक्रिया करेगा, रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करते ही यहाँ पे बनता है दोस्त एल्डिहाइड बनेगा। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एल्डिहाइड बनेगा।
कीटोन्स बनते हैं और वॉलेटाइल्स बनते हैं। ये एक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो भाई रेंसिडिटी कर देते हैं। और रेंसिडिटी में होता क्या है, कड़वा हो जाता है, कड़वा लगता है, गंदी तीव्र गंध आती है, बहुत बुरी आती है। ठीक है, चलिए, तो ये इसके कारण हो जाते हैं। तो मैं आपको एक लाइन में अगर समझाऊं तो मैं एक लाइन में आपसे यही बोलूँगा कि ऑक्सीजन और लिपिड जहाँ पे मिलेंगे वहीं पे आपको ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी देखने को मिलेगी। तो अब यहाँ पे मेरे भाई बात कर रहे हैं हम कि कैसे इसको रोका जाए, किस तरह से इसको, और सवाल यहाँ पे बन सकते हैं आपसे। तो रेंसिडिटी आपसे पूछेगा सबसे तेज किस फूड में होती है, आप बता देंगे सर ऐसे फूड जिनमें अनसैचुरेटेड फैट पाया जाता है। क्या क्या हो सकते हैं वो, सबसे एक एग्जांपल ले लो, चिप्स का पैकेट होता है आपके घर पे, वो उसको आप याद रखेंगे। दूसरा, रेंसिडिटी को रोकने के लिए कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट्स उपयोग में लाए जाते हैं, ये भी आपसे चीज़ पूछी जा सकती है। तो हम यहाँ पे दो देखेंगे, एक तो होता है BHA, शॉर्ट में बता रहा हूँ, और लेकिन बता देता हूँ, पूरा लिखूंगा नहीं, ब्यूटीलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल इसको हम कहते हैं। इसके अलावा BHT होता है, हिंदी में लिख लिया करो, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लिया करो, उसको पूरा लिखता हूँ तो टाइम ज़्यादा इसमें वेस्ट होता है। BHT को बोलते हैं ब्यूटीलेटेड हाइड्रोक्सी ट्यूलिन। ठीक है, ये दो चीज़ें आप याद रखें, ये ऑक्सीजन से लड़ते हैं, रेंसिडिटी से बचाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट की तरह इनका हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए एक और सवाल आपसे मैं पूछता हूँ, आप मुझे बताइए कि नाइट्रोजन फ्यूजिंग क्या होती है, सॉरी नाइट्रोजन फ्लशिंग क्या होती है, बताइए। देखो, चिप्स का पैकेट देखा है आपने, जो उसके अंदर हवा भरी रहती है, वो जो हवा है ना वो N2 होती है, एक्चुअल में हवा नहीं होती है वो, और उसका प्रयोग इसलिए किया जाता है जिससे ऑक्सीजन को पैकेट से पहले निकाला जा सके, चिप्स को उसमें रखने से पहले, पैक करने से पहले। ठीक है, अब देखो, क्योंकि उसमें अनसैचुरेटेड फैट होता है चिप्स में, इसीलिए बाहर से ऑक्सीजन तो जा नहीं पाएगी क्योंकि वो पैक है, और अंदर ऑक्सीजन पैकिंग के समय पर उस पर रहती नहीं है। क्यों? क्योंकि हम नाइट्रोजन उसमें से फ्लशिंग कर देते हैं। ठीक है, बस दो चीज़ें आप याद रखेंगे, आपका काम हो जाएगा। चलिए एक चीज़ और मैं लास्ट आपसे पूछता हूँ इसी वाले सवाल में, इसी कॉन्सेप्ट पर आपसे पूछा जा सकता है कि हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ रेंसिडिटी, बताइए ये किस कंपाउंड के कारण होती है, या फिर इसमें क्या ऐसा होता है। चलिए बताइए, मैं आपको यहाँ बताऊँगा कि लाइपेज नाम का होता है एंजाइम। ठीक है, और ये क्या करता है, ये फैट को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और इसी की वजह से मेरे भाई रेंसिडिटी होती है, उसी को हम हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए बाकी के ऑप्शन हम यहाँ पे काम बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 है, बताएं। सवाल आपसे पूछ रहा है कि ये बाइसफेनॉल ए, ये BPA किस पैकेजिंग से जुड़ा हुआ होता है। सबसे पहले देखो BPA होता क्या है, BPA एक रासायनिक यौगिक है, केमिकल कंपाउंड है, जो अक्सर प्रॉक्सी रेसिन्स होते हैं ना, उनको बनाने में हम इस्तेमाल करते हैं। अब सुनते चलो, सारी चीज़ समझ आएंगी। ये जो एपॉक्सी रेसिन है ना, ये वही परत बनाते हैं, धातु के डिब्बे, टिन प्लेट्स होते हैं, कैन के अंदर लगाई जाती है, ये वो वाली प्लेट बनाते हैं, समझ रहे हो ना। लेकिन ये लाइनिंग क्यों लगाई जाती है, पहले ये समझो। देखो सोचो, अगर टोमेटो सूप है, या फिर पाइनएप्पल है, या फिर एसिडिक फूड्स हैं, वो सीधे अगर धातु के संपर्क में आएंगे ना तो दो बड़ी समस्याएं पैदा करेंगे। एक तो क्या होता है, मेटल फूड में घुल जाता है। दूसरा ये होता है कि फूड का जो स्वाद है, टेस्ट है, वो मेटेलिक हो जाता है, धात्विक हो जाता है। तो ये क्या करता है, मैन्युफैक्चर फूड और मेटल के बीच में, इसीलिए मैन्युफैक्चर जो फूड है उसके और मेटल के बीच में एक चिकनी और मजबूत केमिकल रेसिस्टेंट लेयर बना देता है। ठीक है, और यही लेयर जो होती है वो एपॉक्सी रेसिन होती है, और यही रेसिन BPA से बनाई जाती है। अब आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए इस तरह से आप समझ सकते हो, यानी ना तो हम इसमें ग्लास लगाते हैं, ना LDP प्लास्टिक लगाते हैं, ये वाली चीज़ हम लगा देते हैं। ठीक है, चलिए इसका कारण ये रहता है कि इसमें पॉलीमर्स नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए तो बताइए क्या हो जाएगा हमारा आंसर इसमें से। अरे सिंपल है, अब समझ आ गया होगा आपको। पहले मैं आपसे ये पूछता हूँ कि यहाँ से और सवाल कौन कौन से बनेंगे, अब वो समझो। पहले आपसे पूछेगा कि BPA का मुख्य हेल्थ कंसर्न क्या होता है। आप बोलेंगे एंडोक्राइन डिसरप्टर माना जाता है इसको, यानी शरीर के जो हार्मोन्स हैं ना उनकी नकल कर सकता है ये। ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरा आपसे पूछेगा कि BPA जो है ये सबसे ज़्यादा किस चीज़ में पाया जाता है। आप बताएंगे जो एसिडिक फूड होंगे उनमें पाया जाता है, मतलब कैंस में पाया जाता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर वाले जो पैक्ड फूड होते हैं उनमें भी ये पाया जाता है। बाकी आपसे ये पूछेगा कि BPA फ्री पैकेजिंग के अल्टरनेटिव्स क्या हैं जिसमें BPA नहीं हो। तब आप बताएंगे कि एक तो BPS होता है, BPA फ्री प्रॉक्सी रेशन जो हमने अभी अभी पढ़ी है ऊपर, जो हमारा सवाल है ये होता है। इसके अलावा पॉलिस्टर बेस्ड लेमिनेट्स भी होते हैं। चलिए एक सवाल और, किस प्रकार की पैकेजिंग में BPA बिल्कुल नहीं होता है, आप बताएं। तो वही हो जाएगा ग्लास वाली जो पैकिंग होगी वो,
LDPE होगी वो, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा पेपर बेस्ड जो पैकेजिंग होती है उसमें भी नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब हम इसके आंसर की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए हमसे बोल रहा है कि ग्लास के बोटल्स, बताओ। देखो ग्लास के बोतल, ग्लास केमिकली इनर्ट होता है, इनर्ट होता है पहले तो, इसमें BPA की कोई जगह ही नहीं होती है, तो ग्लास को सबसे सुरक्षित पैकेजिंग मटेरियल में से एक माना जाता है। लेकिन सवाल हमसे ये नहीं पूछ रहा है, हमसे BPA से रिलेटेड सवाल पूछा है। चलिए सेकंड हमारा बोला है टिन प्लेट कैन लाइनिंग, तो ये इसी से जुड़ा हुआ है। ये वही वजह है, ये वही जगह है जहाँ एपॉक्सी राइशन और BPA दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। और ये मेटल फूड के अंदर मेरे भाई एक लाइनिंग बना देते हैं, है ना, एक लेयर बना देते हैं जो कि BPA को खाने में मिलने से ये जोड़ता है, सॉरी ये सारी चीज़ों को पैकेजिंग में खाने को मिलने से ये रोक देता है, ठीक है। LDPE ये हमारे यहाँ काम का है क्या। LDPE होता क्या है, लो डेंसिटी पॉलीथिनिल होती हैं जी, ठीक है। सॉफ्ट होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, फूड ग्रेड के हिसाब से पॉलीमर्स ही होते हैं। लेकिन BPA में, इसमें BPA नहीं होता है, इसका स्ट्रक्चर ही BPA का उपयोग नहीं करता है, पहली चीज़ तो ये है, ठीक है। चलिए लास्ट है हमारा यहाँ पे पार्चमेंट पेपर, ये तो सेलुलोज से बना रहता है, ठीक है। इसका BPA से कोई भी सीधा सीधा संबंध नहीं है। ऑप्शन भी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 पूछ रहा है आपसे रेस्पिरेशन रेट ऑफ फ्रूट्स इज लोएस्ट एट, फलों की जो श्वसन दर है वो सबसे कम कहाँ होती है, बताइए। हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, या फिर डायरेक्ट सनलाइट में आते हैं तब सबसे कम रेस्पिरेशन इनका होता है। अब पहले तो कमाल की चीज़ सुनो फ्रूट के बारे में, क्या कहना चाहता है। देखो रेस्पिरेशन में होता क्या है फ्रूट्स के अंदर, फल अपनी इंटरनल जो शुगर होती है ना उसको तोड़ता है और ऊर्जा बनाता है। लेकिन इसमें दो चीज़ें बनती हैं इसके साथ, एक तो आपको हीट देखने को मिलेगी। देखो मैंने बोला फ्रूट ये रेस्पिरेशन करेगा, रेस्पिरेशन से यहाँ पे हीट जनरेट होगी, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वो भी ये जनरेट करेगा, दो चीज़ें बनाएगा। अब देखो जितनी तेज़ी से रेस्पिरेशन चलेगी ना, फल उतनी ही जल्दी सॉफ्ट होता जाता है, यानी जल्दी पक जाता है, और जो फल की ताजगी है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन एक बात और समझो, रेस्पिरेशन की गति है ना वो टेम्परेचर पे पूरी तरह से निर्भर करती है। जैसे कमरे में अगर आग जल रही है, समझ रहे हो, अगर जल रही है तो बताओ ज़्यादा होगा उसका रेस्पिरेशन या फिर कम होगा। देखो कम टेम्परेचर पे फ्रूट्स का रेस्पिरेशन रेट बहुत कम हो जाता है और उसकी सेल्फ लाइफ कई गुना बढ़ जाती है। तो अगर जहाँ पे आज ज़्यादा टेम्परेचर होगा वहाँ पे जल्दी तेज़ी से होती है, जल्दी ख़राब हो जाता है। इसी कारण कोल्ड स्टोरेज, रेफ्रिजरेटर, इनमें फ्रूट ज़्यादा समय तक फ्रेश रहते हैं क्योंकि टेम्परेचर लो होता है यहाँ पे और स्लो मोड पे धीरे धीरे रेस्पिरेट ये करते रहते हैं, ठीक है। इतनी बात पहले तो आप याद रखेंगे। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखना, हर फल जो होता है ना उसकी कोल्ड सेंसिटिविटी होती है वो अलग अलग होती है। यानी कि ऐसे टेम्परेट फ्रूट्स जैसे सेब, नाशपाती, ये 0 डिग्री के आसपास तो आराम से रह लेते हैं। लेकिन ट्रॉपिकल फ्रूट्स जैसे केला, आम, पपीता, ये ज़्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाते। इनको अगर ज़्यादा कम टेम्परेचर हम देंगे तो चिलिंग इंजरी इनको हो जाती है, ठीक है। लेकिन रेस्पिरेशन रेट की बात हम करें तो लोएस्ट रेस्पिरेशन हमेशा लो टेम्परेचर पर ही होगा। मुझे लगता है सारी बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। यहाँ से और क्या क्या सवाल बन सकते हैं वो देखो, किस प्रकार के फ्रूट्स में रेस्पिरेशन रेट ज़्यादा होती है, आप बताएंगे। क्लाइमेट्रिक जो फ्रूट्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा होती है और उनके एग्जांपल्स बनाना होता है, मैंगो होता है, पपाया होता है, ठीक है। एथिलीन सेंसिटिव भी होते हैं, ये तेज़ी से पच जाते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। रेस्पिरेशन स्लो करने के मुख्य तरीके क्या क्या होते हैं बताएं, ये भी सवाल पूछ सकता है आपसे। लो टेम्परेचर कर देंगे, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर होता है वो यूज़ करेंगे, वैक्स की कोटिंग जो मैंने इससे लास्ट वाले लेक्चर में आपको बताई थी, MAP मैप, मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग हम कर सकते हैं, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें। एक सवाल आपसे ये भी पूछ सकता है मेरे भाई कि रेस्पिरेशन रेट का सीधा असर किस पे पड़ता है, सेल्फ लाइफ पे उसकी पे पड़ता है, जल्दी ख़राब हो जाता है वो, है ना। राइपनिंग उसकी स्पीड है वो बढ़ जाती है, पकने की स्पीड बढ़ जाती है, और ये चीज़ आप याद रखेंगे, बाकी इससे अपना काम हो जाएगा। अब मुझे बताओ सवाल का आंसर क्या होगा, श्वसन दर सबसे कम कहाँ होगी, बता तो दिया, लो टेम्परेचर पर सबसे कम ये होगी, ठीक है। मैंने बताई दी सारी चीज़ें, आपको समझ आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है मेजर डिफेक्ट इन फ्रोजन वेजिटेबल्स ड्यू टू स्लो फ्रीजिंग इज, धीमी फ्रीजिंग में जमे हुए सब्जियों में मुख्य दोष क्या होता है। ऑफ फ्लेवर, लार्ज आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन, या फिर एक्सेस स्वीटनेस, या फिर डिसकलरेशन, रंग का बदलना। अब पूरी चीज़ समझो, पूरा आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। देखो सब्जी के अंदर बहुत सारा पानी होता है, ठीक है, और जब टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे जैसे ही लेके हम जाएंगे तो ये पानी आइस क्रिस्टल्स में बदल जाता है। अब असल समस्या यहीं से शुरू होती है। देखो कैसे, फ्रीजिंग अगर हम तेज़ करेंगे, जैसे मान के चलते हैं -35 डिग्री सेल्सियस इतने पे अगर हम करेंगे तो ये पानी है ना इतनी तेज़ी से बर्फ़ में बदलता है कि बड़े बड़े क्रिस्टल बनने का समय नहीं मिलता है।
छोटे छोटे सॉफ्ट जो क्रिस्टल्स होते हैं वो बनते हैं, ठीक है, जो कोशिकाओं को नुकसान नहीं पहुंचा पाते। वहीं फ्रोजन सब्जी और फ्रोजन जो सब्जियां रहती हैं वो वैसी की वैसी ही हमको मिलती हैं, रंग, बनावट, स्वाद सब कुछ एकदम सही। लेकिन अगर फ्रीजिंग धीमी कर दी जाए, टेम्परेचर धीमे धीमे अगर नीचे गिरता है तो क्रिस्टल्स बनने का पूरा समय मिल जाता है, और उसका परिणाम होता है कि बहुत बड़े बड़े आइस क्रिस्टल्स बनते हैं जो वेजिटेबल्स की कोशिकाओं को भी फाड़ देते हैं। ऐसा आपने देखा होगा। चलिए, तो इससे इनकी बनावट सब कुछ इनका ख़राब हो जाता है, सेल डैमेज इनका हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो अब हम ये समझते हैं कि इससे इतना सवाल, इससे क्या क्या और सवाल यहाँ से बन सकते हैं। सबसे पहले आपसे ये पूछेगा कि आप बताएं IQF ये क्या होता है, कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका क्या लाभ होता है। IQF होता है इंडिविजुअल क्विक फ्रीजिंग, ठीक है। देखो, छोटे छोटे आइस क्रिस्टल्स बनते हैं इससे, और बेटर टेक्सचर और शेप उसका फ्रूट्स का और सब्जियों का बना रहता है, ठीक है। इसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकता है कि फ्रोजन जो स्टोरेज होता है सब्जियों के लिए, फलों के लिए, इसका आइडियल टेम्परेचर कितना होता है। आप बोलेंगे -18 डिग्री सेल्सियस होता है सर, या फिर इससे नीचे होता है। स्लो फ्रीजिंग किस प्रकार फूड को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। देखिए, हाई मॉइस्चर वेजिटेबल्स होंगे, स्ट्रॉबेरी, पीज, बीन्स, फिश, मीट, इनको ये बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाता है। इनको बहुत ज़्यादा ये प्रभावित करता है, ठीक है, सॉरी, इनको बहुत ज़्यादा प्रभावित ही करता है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। इसके अलावा आप मुझे बताएं कि अब आंसर इसका क्या होगा। ऑफ फ्लेवर, इससे कोई मतलब नहीं है। चलिए बताइए। लार्ज आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन, मेन इसका यही है, इसी की वजह से भाई मेरे ये इसका सबसे मुख्य दोष माना जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 56 स्टेटमेंट वाला सवाल है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन से रिलेटेड आपको बताना है, बताएं स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 बताइए। देखो, पहले ऐसे समझो, डिहाइड्रेशन एक सीधी सी ऐसी प्रक्रिया है, एक सीधी सी मतलब एक प्रक्रिया है, इसके भीतर कई बारीकियां होती हैं, जैसे हीट का कंट्रोल, एंजाइम्स का इनएक्टिवेशन और यूनिफॉर्म ड्राइंग, इससे रिलेटेड होता है। लेकिन अब समझो पहले स्टेटमेंट क्या कर रहा है। रैपिड ड्राइंग मे कॉज केस हार्डनिंग, ये पूछ रहा है आपसे, बताओ। बिल्कुल सही है मेरे भाई। अगर फूड पर तेज़ गर्मी डाल दी जाए ना तो सरफेसेस का जल्दी सूख जाएगा और कठोर एक परत बन जाती है, और अंदर का हिस्सा नमीदार रह जाता है, इससे स्पॉलेज बढ़ता है। सेकंड हमसे बोल रहा है कि ब्लांचिंग रिड्यूस एंजाइमेटिक ब्राउनिंग बिफोर ड्राइंग, ठीक है। चलो देखो, ड्राइंग से पहले अगर ब्लांचिंग कर दी, जैसे PPO एंजाइम्स को इनएक्टिव कर देते हैं जी, ठीक है, तो कटे फल सब्जियां ये काले पड़ना कम हो जाते हैं, पहली चीज़। स्टेटमेंट हमसे थर्ड बोल रहा है कि सन ड्राइंग ऑलवेज गिव्स यूनिफॉर्म ड्राइंग। बताओ क्या ये सही है भाई मेरे? गलत हो जाएगा। सन ड्राइंग हमेशा अनइवन होता है, कभी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, कभी कम पड़ती है, कभी धूल होती है, कीड़े, नमी, ये सब कुछ को प्रभावित करता है। इसलिए केवल हमारा फर्स्ट और सेकंड ये दोनों सही हैं, बाकी हमारे गलत हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा एक चीज़ और बताओ, ड्राइंग का आइडियल तापमान कितना होता है? वो होता है 55 से 60 डिग्री, अगर किसी चीज़ को ड्राई हमको करना है तो, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, क्योंकि देखो अगर आप हाई टेम्परेचर कर देंगे तो इससे क्या होता है, केस हार्डनिंग हो जाती है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। इसके बाद अगर आप लो टेम्परेचर कर देंगे तो जो माइक्रोबियल स्पॉइलेज है ये होता रहता है, कोई फ़ायदा नहीं पड़ता आपके ये सब करने से, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? फर्स्ट एंड सेकेंड हमारे सही हैं, बाकी हमारा गलत है। चलिए फिर से बताइए, एक और सवाल है स्टेटमेंट का ही, आपसे पूछ रहा है कि CA स्टोरेज के बारे में आपको जानकारी यहाँ पे देनी है। लो ऑक्सीजन और हाई CO2 स्लो रेस्पिरेशन करते हैं क्या? चलो पहले तो समझो, थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको। CA यानी कि कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर है ना, उस स्टोरेज की हम बात करें। एक ऐसी मॉडर्न स्टोरेज टेक्निक है जी, इसमें हवा में कंपोजिशन को पूरी तरह से नियंत्रित किया जाता है। कैसे? साधारण जो कोल्ड स्टोरेज है ना उनमें केवल टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है, लेकिन CA स्टोरेज में हम क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन है उसको भी हम कम करते हैं, कितना? 2 से 5% के आसपास, और CO2 को हम बढ़ाते हैं, कितना? 3 से 10% के आसपास, ठीक है। और टेम्परेचर भी इसमें हम कैसा कम रखते हैं। चलिए, अब यहाँ पे क्या है, अगर लो ऑक्सीजन और हाई CO2 होगा तो फल का रेस्पिरेशन धीमा पड़ जाता है, और जब रेस्पिरेशन धीमा होगा तो फ्रूट धीमे धीमे पकता है, बहुत लंबे समय तक ताज़ा रहता है, सेल्फ लाइफ इसकी बढ़ जाती है। तो स्टेटमेंट हमारा 1 कह रहा है कि इसमें लो ऑक्सीजन और हाई CO2 रखते हैं, तो मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल भाई, तो इसको आप सही कह देंगे। सेकेंड है हमारा कि CO स्टोरेज एक्सटेंड सेल्फ लाइफ कर देता है, मैंने आपको बताया कि हाँ सेल्फ लाइफ को बढ़ा देता है। थर्ड हमसे बोल रहा है CA स्टोरेज इंक्रीजेस एथिलीन प्रोडक्शन, नहीं, ये हमारा गलत हो जाएगा, ये इस पे गलत बात बता रहा है, क्योंकि लो ऑक्सीजन पे एथिलीन कम बनता है, बेसिक सी बात है। चलिए इतना हमने समझ लिया। अब आपसे यहाँ से एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, जो आपसे यहाँ से पूछा भी जा सकता है।
आप मुझे बताइए कि एक तो होता है सी ए कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर, एक होता है एम ए पी। इसको मैंने पहले भी आपसे पूछा था लेकिन सवाल यहाँ से आ सकता है, फिर से पूछ रहा हूँ। सी ए में ये रहता है कि जैसे हमने ये किया ना, गैसेस ऑक्सीजन को कम कर दिया और CO2 को बढ़ा दिया, इस तरह से हम इनको चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो मैप है ना मेरे भाई, यहाँ पे फिक्स रहता है गैस का कंपोजिशन, इसको हम चेंज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इतना सा याद रखेंगे। चलिए बाकी आप देखिए, एक चीज़ आपको मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे प्रिसाइज कर देता हूँ। लो ऑक्सीजन होगी तो फ्रूट की फिजियोलॉजी पे क्या असर पड़ेगा बताइए। इसका रेस्पिरेशन कम हो जाएगा, एथिलीन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और जो इनका मेटाबॉलिज्म है वो भी स्लो हो जाएगा। ठीक है, एक कह रहा है कि CO2 अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंटरनल उसकी ब्राउनिंग होना शुरू हो जाएगी और इसका फ्लेवर है वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 58 पे फिर से स्टेटमेंट का सवाल है। बोल रहा है आपसे कि फूड इरेडिएशन के बारे में आप बताइए कितना आपके पास ज्ञान है। पहले तो फूड इरेडिएशन के बारे में थोड़ा सा ज्ञान वर्धन आपका कर देता हूँ। इरेडिएशन में भोजन पे गामा रेज, इसके बाद इलेक्ट्रॉन बीम और एक्स रेज, इनका हल्का हल्का डोज दिया जाता है। ये रेज फूड को गर्म नहीं करती हैं बल्कि सीधे जो माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जीव, उनके DNA पे असर करती हैं। ठीक है, चलो अब तीनों स्टेटमेंट्स को हम समझते हैं। पहला आपसे बोल रहा है मेरे भाई, इट कैन डिले राइपनिंग। बताइए क्या करेगा ये। बिल्कुल सही है, इरेडिएशन फ्रूट्स के राइपनिंग एंजाइम्स को स्लो कर देता है, सेल डिवीजन धीमा हो जाता है और फल देरी से पकता है। तो बिल्कुल सही है। सेकंड हमसे बोला है इट डेस्ट्रॉयज इंसेक्ट्स। बताओ, बिल्कुल सही है मेरे भाई। कैसे, लो डोज इरेडिएशन होगा ना, इसमें इंसेक्ट्स और इनके एग्स ये इनएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्वारंटाइन ट्रीटमेंट के तौर पर भी यूज किया जाता है। थर्ड हमसे पूछ रहा है कि इट सिग्निफिकेंटली इंक्रीजेस फूड टेम्परेचर। बताइए, ये मेरे भाई गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इरेडिएशन हीट प्रोसेस नहीं है पहली चीज़, तो इसमें टेम्परेचर मुश्किल से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। तो ये कह रहा है कि सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है, तो नहीं बढ़ेगा, 1 से 3 मुश्किल से भी बढ़ता है। ठीक है, इसलिए इसको कोल्ड स्टरलाइजेशन भी इसको कहा जाता है। फिर से आपसे सवाल पूछेगा कि कोल्ड स्टरलाइजेशन किसको कहते हैं, आप बोलेंगे मेरे भाई कि फूड रेडिएशन को कहते हैं। ठीक है, चलिए ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो ये हमारे आंसर्स हो गए। अब देखिए आपसे फिर से, इरेडिएटेड फूड्स का इंटरनेशनल सिंबल क्या होता है। मैंने आपसे बोला था कि रेड्यूरा सिंबल होता है। ठीक है, ये एक पहला सवाल पूछा जा सकता है। इसके अलावा इरेडिएशन किन फूड्स में सबसे ज़्यादा किया जाता है, तो स्पाइसेस में किया जाता है। ओनियन, पोटैटो, इनकी जो स्पाउटिंग होती है उसको रोकने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, बाकी फ्रूट्स, ऐसे फ्रूट्स जिनमें इंसेक्ट को कंट्रोल भी करना है और राइपनिंग को डिले करना है, मतलब इनको पकने में ज़्यादा समय लगे ऐसा करना है, तो वहाँ पर हम इस्तेमाल इसका करते हैं। ठीक है, चलिए तो मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 59 है, विच कोटिंग इज यूज्ड टू चेक मॉइस्चर लॉस इन फ्रूट्स। फलों में नमी हानि रोकने के लिए किस कोटिंग का उपयोग यहाँ पे किया जाता है, बताइए। देखो आंसर हो जाएगा मेरे भाई वैक्स की कोटिंग। देखो वैक्स कोटिंग फल की सरफेस पे एक हल्की सी मॉइस्चर बैरियर बना देती है, शायद मैं इसको पहले भी बता चुका हूँ, जो पानी को बाहर निकलने से रोक देती है, रेस्पिरेशन को धीमा कर देती है। इसलिए एप्पल हो गया, पियर हो गया, ककम्बर हो गया, सिट्रस फ्रूट हो गए, ये एक्सपोर्ट में लगभग हमेशा वैक्स कोट का इस्तेमाल इसमें किया ही जाता है। ठीक है मेरे भाई, इतना आप याद रखेंगे। बाकी गेलेटिन हो सकता है, ईडेविल मिनरल ऑयल मॉइस्चराइजिंग हो सकता है, मॉइस्चर बैरियर सबसे मजबूत मतलब सिर्फ वैक्स ही देता है, इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए इसके अलावा और आपसे क्या क्या चीज़ पूछी जा सकती है। वैक्स कोटिंग तो हो ही गया। वैक्स कोटिंग के अलावा किस किस प्रकार की वैक्स कोटिंग इस्तेमाल की जा सकती है, इसको शायद मैं पहले भी बता चुका हूँ। एक तो बीज वैक्स आती है ना, और बीज वैक्स के अलावा एक होती है पैराफिन वैक्स, उसका भी इस्तेमाल हम करते हैं। ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसको हम पहली सारी चीज़ें हम कर चुके हैं, इसलिए हम ज़्यादा यहाँ पे ध्यान नहीं देंगे। अब बताइए, द मोस्ट सूटेबल ड्राइंग मेथड फॉर हीट सेंसिटिव फूड इज। ऊष्मा संवेदनशील खाद्यों के लिए सबसे उपयुक्त सुखाने की विधि इसमें से कौन सी है। ड्रम ड्राइंग, स्प्रे ड्राइंग, फ्रीज ड्राइंग या फिर धूप में सुखाना। चलो बताओ, तो आंसर हो जाएगा मेरे भाई इसका फ्रीज ड्राइंग। अब समझो पहले क्या होता है। देखो कुछ खाद्य पदार्थ इतने नाजुक होते हैं कि थोड़ी सी गर्मी से ही उनका रंग उड़ जाता है, स्वाद खराब हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स भी उनके उड़ जाते हैं। एग्जांपल मैं आपको बताऊं, कॉफ़ी हो सकता है, स्पाइसेस हो सकते हैं, फ्रूट जूस हो सकता है, एंजाइम्स कुछ होते हैं, वो मिल्क प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, इनकी हम बात कर रहे हैं। इसलिए इनके लिए हमको ऐसी ड्राइंग टेक्निक चाहिए होती है जिसमें हीट बिल्कुल भी इस्तेमाल ना की जाए, उनकी नमी भी, उनका मॉइस्चर भी पूरा निकल जाए। यहीं पर एक तकनीक का नाम आता है जिसको हम बोलते हैं फ्रीज ड्राइंग। ठीक है, फ्रीज ड्राइंग अगर नहीं लिखा होगा तो इसके लिए एक और नाम आ सकता है जिसको हम बोलते हैं मेरे भाई लायो फिलाइजेशन।
लायोफिलाइजेशन, ठीक है, ये भी लिखा जा सकता है, फ्रीज ड्राइंग इज इक्वल टू लायोफिलाइजेशन, ठीक है। इसमें फूड को क्या करते हैं, -40 डिग्री सेल्सियस पे इसको जमाया जाता है और फिर वैक्यूम में आइस सीधे वेपर बनकर उड़ जाती है। सब्लिमेशन होता है, पिघलता है, इसमें नहीं है, याद रखना। सब्लिमेशन किसको बोलते हैं, सीधा सॉलिड से सीधा वो गैस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। इसमें फूड की स्ट्रक्चर, कलर, अरोमा पूरी तरह से बच जाते हैं और इसे सबसे ज़्यादा हीट सेंसिटिव फूड्स के लिए नंबर 1 मेथड माना जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, सुपर इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। चलो और बता देता हूँ, ये ड्रम ड्राइंग है ना, इसमें इसको बताता हूँ मैं। ड्रम ड्राइंग कैसा है, ये हाई हीट है, मतलब इसमें हीट का इस्तेमाल किया जाता है, फ्लेवर इसमें लॉस हो जाता है। फिर बोला स्प्रे ड्राइंग, ये क्या करता है, ये भी हीट सेंसिटिव फूड्स में इस्तेमाल किया जाता है, इसमें भी सारी चीज़ें डैमेज हो जाती हैं। सन ड्राइंग क्या है मेरे भाई, ये स्लो है और कंटेमिनेशन इसमें धुआंधार होता है, ये चीज़ हो जाएगी। 61 पे चलते हैं। मैप यूजिंग 100% N2 इज़ मेनली फॉर 100% नाइट्रोजन। मैप मुख्यतः किसके लिए इस्तेमाल की जाती है, बताइए। ऑप्शन हो जाएगा बी, कॉफ़ी और स्नैक्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब समझो, नट्स हो गए, स्नैक्स हो गए, चिप्स हो गए, इन और कॉफ़ी हो गई, इसमें सबसे बड़ा दुश्मन होता है ऑक्सीजन। पहले भी अभी मैंने बताया था, ऑक्सीजन क्या करता है, ऑयल को ऑक्सीडाइज होने देता है, रेंसिडिटी कर देता है और इसकी क्रिप्सीनेस भी कम हो जाती है। देखा है ना, अगर कहीं पे भी पैकेट अगर कहीं पे खुला रह जाता है तो वो सॉफ्ट हो जाता है, क्रिप्सीनेस उसमें नहीं रहती है। इसलिए इन फूड्स की पैकेजिंग में 100% नाइट्रोजन भरा जाता है। N2 एक इनर्ट गैस है, अब समझो ऑक्सीडेशन को रोकती है और प्रोडक्ट को फ्रेश बनाए रखती है। चिप्स के पैकेट में जो हवा रहती है ना, वो प्योर नाइट्रोजन होती है, पहले भी बता चुका हूँ ये वाली चीज़ में, ठीक है। छोटे बच्चे नहीं हो जो बार बार भूल जाओगे। चलो, तो इसके अलावा और क्या क्या इसमें पूछा जा सकता है। जैसा मैंने आपसे चिप्स के बारे में बात की, तो आपसे ये पूछ सकता है कि जो चिप्स हैं, वो जो पैकेट होते हैं, वो किस प्रकार की फिल्म में भरे जाते हैं। तो याद रखना मेरे भाई, इसको हम बोलते हैं मेटलाइज्ड, METALLIZED, मेटलाइज्ड पॉलिस्टर। इसको बोलते हैं लाइट एंड ऑक्सीजन बैरियर, ठीक है भाई, ये चीज़ हो जाएगी। इसके अलावा और आपसे रेंसिडिटी तो आप जानते हो क्या होता है। चलो इसके बाद हम आगे चलते हैं 62 पे। ब्राउनिंग इन स्टोर्ड कट पोटैटोज इज ड्यू टू, कटे हुए आलू के भंडारण में ब्राउनिंग का कारण क्या होता है, बताओ। ये तो मैं कई बार बता चुका हूँ आपको मेरे भाई। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, PPO एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है। जब भी आलू को मैंने बताया ना, एंजाइमेटिक ब्राउनिंग हो जाती है, काट के जब भी आप छोड़ देते हो, और किस वजह से होती है, PPO की वजह से। PPO क्या होता है, पॉलीफिनाइल ऑक्सीडेज, 2-3 बार बता चुका हूँ इसी वाले यूनिट में, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और इसमें क्या होता है, चलो देखो, एक तो होती है एंजाइमेटिक ब्राउनिंग होती है, वो तो यही वाली हो गई। एक होती है नॉन एंजाइमेटिक, ये कौन सी होती है बताओ। इसमें होती हैं दो, एक तो मेलार्ड रिएक्शन वाली, एक होती है कैरेमलाइजेशन वाली, है ना। ये दोनों चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। चलो, PPO की pH कितनी होती है, 5.5 होती है, ऐसे याद रख लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई 63 पे। देखो ये सारी चीज़ें पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए जल्दी जल्दी यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, बार बार वही चीज़ हम नहीं करेंगे। विच फ्रूट हैज़ लोएस्ट सेफ स्टोरेज टेम्परेचर, किस फल का सुरक्षित भंडारण तापमान सबसे कम होता है, बताएं। एप्पल का हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कितना होता है, चलो बताओ, कितना होता है बताओ। ये होगा भाई मेरे भाई 0 से, सेविंग क्यों कर रहे हैं, 0 से 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसके अलावा और चीज़ आप याद रखेंगे, आपसे ये भी पूछ सकता है। चलिए ऑरेंज का बताइए, ऑरेंज का नहीं, चलो आपको और कुछ चीज़ मैं बताता हूँ आपको, आप यहाँ पे याद रखेंगे मेरे भाई। जैसे आपसे ग्रेप्स का पूछ ले, ठीक है, तब आप बताएंगे 0 डिग्री सेल्सियस तो चाहिए, बट याद रखना चलो ठीक है। बाकी देखो यहाँ पे बनाना लिखा है, इसके लिए हमको 12 से 15 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है, ठीक है। आपके लिए ग्रेप्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे काम करेगा। इसके अलावा जैसे संतरा लिखा है, सिट्रस फूड अगर कहीं पे होंगे तो 5 से 7 डिग्री सेल्सियस इनके लिए बेस्ट होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 64 पे। क्लाउडीनेस इन कैंड जूस इज ड्यू टू, कैंड जूस में क्लाउडीनेस किसके कारण होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा पेक्टिन कोलाइड के कारण होती है। देखो
कैंड जूस होते हैं ना, खासकर सिट्रस जूसेस होते हैं जो खट्टे होते हैं, अक्सर इनमें हल्के धुंधले क्लाउडी दिखते हैं हमको। ये देखो असल में कोई डिफेक्ट नहीं होता है, जूस का नेचुरल कोलाइडियल सिस्टम होता है। इसमें पैक्टिन छोटे छोटे कणों के रूप में फैला रहता है, इसकी वजह से ये आपको दिखता है। और ये सस्पेंडेड जो पैक्टिन ही क्लाउडीनेस बना देते हैं। जूस की जो बॉडी टेक्सचर भी इसी की वजह से बनते हैं, इसलिए इसका कारण पैक्टिन ही होगा, स्टार्च नहीं होगा, शुगर नहीं होगा, ब्राउनिंग कंपाउंड्स इसमें नहीं होंगे, तो पैक्टिन हमारा आंसर रहेगा। सिंपल कहानी है, ठीक है। चलो इसके अलावा, चलो अब आपसे ये पूछ सकता है कि अच्छा इसको क्लियर अगर करना है तो कैसे करेंगे। तो दो चीज़ें होंगी, एक तो होगा पैक्टिनेज एंजाइम, पैक्टिनेज एंजाइम है ना, एक तो ये, और दूसरा होता है फिल्ट्रेशन, इसके द्वारा हम इसको सही कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं, 65 पे चलते हैं। विच प्रिजर्वेटिव इज अलाउड इन स्क्वैशेस एज पर FSSAI। अच्छा सवाल है। FSSAI के अनुसार स्क्वैशेस में कौन सा प्रिजर्वेटिव अनुमत है, इसको हम इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सोडियम बेंजोएट, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा समझ लीजिए, देखो ये जितने भी मैंने यहाँ पे लिखा है ना स्क्वैचेस रहती हैं, इसमें होता क्या है। आप कहेंगे सर इसमें सर फ्रूट का पल्प होता है, वो होता है, शुगर होती है, इसके अलावा सर इसमें एसिड भी होती है, ठीक है। इसकी वजह से जो स्पॉरेज ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एसिड टॉलरेंट हो जाते हैं, इसलिए ऐसा प्रिजर्वेटर हमको चाहिए होता है जो एसिडिक जो pH पे काम कर सकें। समझ में आ रहा है ना। चलिए इसके लिए सबसे जो सूटेबल प्रिजर्वेटिव होता है वो होता है मेरे भाई ऑप्शन बी सोडियम बेंजोएट। ये इसकी pH कितनी होती है 4.5 है ना, इसके आसपास इसको सबसे ज़्यादा इफेक्टिव इसको माना जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। बाकी आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसकी जो लिमिट है वो कितनी हो सकती है सोडियम बेंजोएट की, क्योंकि ज़्यादा डाल दोगे तो बॉडी के लिए नुकसानदायक होगा। तो 350 ppm इतना याद रखेंगे, ठीक है। चलिए इसके अलावा बेंजोएट किस पीएच पे सबसे बेस्ट काम करता है ये तो मैं बता ही चुका हूँ। स्क्वैश के लिए मिनिमम ब्रिक्स कितना होता है, छोड़ो ये ब्रिक्स नहीं, ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, इतना काफ़ी है। 66 पे चलो, इन कैनिंग एग्जॉस्टिंग इज डन टू, कैनिंग में एग्जॉस्टिंग किसके लिए किया जाता है या किस लिए किया जाता है बताइए। रिमूव एयर, रिड्यूस स्वीटनेस, किल एंजाइम्स या फिर रिड्यूस प्रोटीन कंटेंट। क्या इसका आंसर हो जाएगा बताइए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रिमूव एयर। देखिए समझिए, जब भी कोई हम खाना पदार्थ जो कैन में भरते हैं ना, तो जो थोड़ी सी भी हवा अगर उसके अंदर रह जाएगी तो स्पॉइलेज का सबसे बड़ा कारण वो बन सकती है, ठीक है। स्पॉइलेज इसमें बढ़ जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें बढ़ जाते हैं, और जो कैन है ना प्रेशर से कभी कभी वो स्वेलिंग भी करवा सकती है, तो ख़राब भी हो जाती है, सील से ख़राब हो जाती है उसकी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं मेरे भाई, एग्जॉस्टिंग कैसे काम करती है पहले तो ये बताओ। एग्जॉस्टिंग सर कैसे काम करती है, देखो कैन को पहले थोड़ा गर्म किया जाता है, अंदर की हवा उसकी फैलती है, फिर इसमें स्टीम जेट दिया जाता है जिससे ऑक्सीजन हट जाती है, फिर तुरंत सीमिंग करके एयर टाइट इसको बंद कर दिया जाता है। इससे कैन में एक हल्का सा वैक्यूम बना रह जाता है जो खाने के सुरक्षित रहने के लिए बहुत आवश्यक रहता है और बहुत हेल्प करता है खाने को सुरक्षित रखने में मेरे भाई, ठीक है। चलिए तो ये वाली हमारी चीज़ ऑप्शन ए में क्लियर होती है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए एग्जॉस्टिंग किस प्रकार के फूड्स के लिए ज़रूरी होती है ये बता दीजिए आप। तो ये आप कहेंगे सर लो एसिडिक जो फूड होंगे उनके लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे, जिसमें वेजिटेबल भी हो सकती हैं, मीट भी हो सकती है और फिश। देखिए मीट और फिश जहाँ जाएंगे तो एसिड तो उनमें वैसे भी कमी होगा, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। इसके अलावा अगर एग्जॉस्टिंग जो है ना हो तो क्या चीज़ हो जाएगी बताइए। आप कहेंगे सर कैन पफिंग हो जाती है। कैन पफिंग का मतलब समझते हो ना, फूल जाती है, मतलब हाइड्रोजन की वजह से स्वेल हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा इसका जो कलर है वो भी पूरा प्रॉपर तरीके से खाने का अंदर खराब हो जाता है। कैनिंग में एसिडिक फूड्स को क्यों बॉइलिंग वाटर में प्रोसेस किया जाता है, आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है। तो एसिड जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दबा देता है और हाई टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ती है, सिंपल सी कहानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। इन मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन द रेफ्रिजरेंट यूज्ड कॉमनली, यांत्रिक रेफ्रिजरेशन में प्रयुक्त सामान्य रेफ्रिजरेंट इनमें से कौन सा है बताइए। बहुत अच्छा सवाल है मेरे भाई, आ सकता है लेकिन आसान भी है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, ये इस्तेमाल किया जाता है। आप समझो मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन का पूरा सिस्टम समझो पहले, एक ही सिद्धांत पे चलता है। पहले तो ये याद रखो, एक ही गैस चाहिए जो बहुत आसानी से इवेपोरेट और कंडेंस हो सके, इसी गैस को हम रेफ्रिजरेंट कहते हैं। पहले तो देखो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में सबसे कॉमन रेफ्रिजरेंट था CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जैसे R12 भी हो सकता है, ठीक है।
क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, नॉन टॉक्सिक होता है और एफिशिएंट ये कूलिंग भी देता है। लेकिन बाद में पता चला कि ओजोन जो लेयर है उसको ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। इसीलिए अब ये बहुत कम इस्तेमाल होती है। जो मॉडर्न सिस्टम्स हैं उसमें आपसे अगर पूछ ले तब आप बताएंगे HFC का इस्तेमाल यहाँ पे आजकल होने लगा है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है बताओ, कोई बता सकता है क्या? किसी को पता है तो बताओ। और इसमें याद रखना मेरे भाई, इसके अलावा अमोनिया का भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, इसका भी यूज़ किया जाता है। तो ये चीज़ आप आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। देखो एग्जाम में कॉमनली यूज्ड रेफ्रिजरेंट पूछे जाते हैं, ठीक है, हिस्टोरिकली उनका जो बैकग्राउंड रहा है वो, तब तो आप CFC बता देंगे। लेकिन अगर स्पेशली मॉडर्न का अगर पूछेगा तो आप HFC का नाम यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। चलिए ये आप बता सकते हैं। इसके अलावा आज आपसे एक चीज़ और पूछ सकता है कि HFC अगर नहीं देगा तो पूछेगा कि डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स आजकल कौन सी गैस का उपयोग करते हैं। आप बोल देंगे सर HFC का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऑप्शन में अगर HFC नहीं होगा तो HFC का कोई वेरिएंट हो सकता है, जैसे CFC का हमने यहाँ पे लिखा है R12, तो यहाँ पे हो सकता है वो R134A, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। आपसे पूछेगा ओजोन डिप्लीशन जो होती है किस रेफ्रिजरेंट की वजह से होती है, तो CFC मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। लार्ज कोल्ड स्टोरेज जो होते हैं बड़े बड़े, उनमें रेफ्रिजरेंट कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ पे आप बताएंगे अमोनिया का इस्तेमाल पूरे तरीके से किया जाता है, ठीक है, अमोनिया का इस्तेमाल वहाँ पे किया जाता है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 पे बता रहा है आपसे, पूछ रहा है आपसे सेल्फ लाइफ ऑफ डिहाइड्रेटेड फूड्स डिपेंड्स मेनली ऑन, निर्जलित खाद्यों की सेल्फ लाइफ मुख्यतः निर्भर करती है किस चीज़ पे, टेम्परेचर पे करती है क्या केवल, मॉइस्चर कंटेंट एंड पैकेजिंग, कलर, या फिर एसिडिटी, बताइए किस पे करेगी। ऑप्शन बी हो जाएगा मेरे भाई मॉइस्चर कंटेंट एंड पैकेजिंग। देखो सूखे जो फूड्स होते हैं ना, ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स नहीं कर रहा हूँ, फूड्स की बात कर रहा हूँ, सेल्फ लाइफ इनकी दो चीज़ों पे टिकी रहती है। सबसे पहला कि मॉइस्चर कंटेंट यानी कितनी नमी है उसके अंदर, ये चीज़ें आप बता देंगे। तो देखो सेफ इनके लिए मॉइस्चर होता है, अगर जैसे दो चीज़ ले लेते हैं, एक तो वेजिटेबल एक फ्रूट्स ले लेते हैं। फ्रूट्स के लिए सबसे सेफ है कि 5 से 8% इनके अंदर मॉइस्चर हो केवल, और फ्रूट्स के अंदर 10 से 12% केवल होना चाहिए। पहली चीज़ तो मैंने क्या बोला आपसे कि मॉइस्चर है, ये डिपेंड करता है मेरे भाई। दूसरी चीज़ होती है पैकेजिंग कैसी है उसकी, ठीक है। अब पैकेजिंग में भी मेरे भाई याद रखना कि ऐसी होनी चाहिए कि उसके अंदर हवा ना घुस पाए, ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। इसके लिए सबसे बड़ा रूल ये है कि सबसे पहले तो लो मॉइस्चर रखो प्लस हाई बैरियर रखो, HIGH हाई बैरियर रखो, ठीक है, पैकेजिंग का। इसी से लॉन्ग सेल्फ लाइफ इसकी हो जाती है, ठीक है। चलिए बेसिक सी बात है, आपको समझ आ गया होगा, बहुत इसमें जैसी जानकारी वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। आपसे फिर से मैं पूछ रहा हूँ, अभी अभी मैंने आपको बताया था ये यहाँ पे डिहाइड्रेशन की बात कर रहा है, तो डिहाइड्रेशन की लिमिट कितनी है आदर्श तापमान, तो 55 से हम 60 डिग्री सेल्सियस इसको मापते हैं। चलिए RH कितनी होनी चाहिए स्टोरेज में, वो आप बताएंगे 60% से भी कम होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 69 पे। विच विटामिन इज मोस्ट सेंसिटिव ड्यूरिंग स्टोरेज, कौन सा सबसे ज़्यादा संवेदनशील विटामिन इनमें से होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा मेरे भाई एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन C। देखो ऑक्सीजन, लाइट, हीट, इन तीनों से बहुत जल्दी टूटता है ये, इसलिए स्टोर में जूस, कट फ्रूट्स, कुक्ड वेजिटेबल्स, विटामिन C सबसे पहले और सबसे ज़्यादा डिस्ट्रॉय यही होते हैं। और विटामिन C तो वैसे भी बहुत सेंसिटिव होता है, ये केवल इससे ही नहीं, ये लाइट से भी बहुत सेंसिटिव होता है, ऑक्सीजन से भी सेंसिटिव होता है, हीट से भी सेंसिटिव होता है, 30 से 50% तक लॉस हो जाता है ये, ठीक है। इसके बाद स्टोरेज जो है वहाँ पे भी डेज में ये डिग्रेड होता जाता है, कम होता जाता है धीरे धीरे, इसीलिए स्टोरेज में सर्वाइवल सबसे कम विटामिन C का ही होता है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपसे पूछेगा विटामिन C का रिचेस्ट फ्रूट कौन सा है, सोर्स क्या है, तब आप बता देंगे आंवला। और याद रखना आंवला ही एकमात्र ऐसा फूड भी है, ऐसा फ्रूट भी है, फूड या फ्रूट कुछ भी मान लो इसको, ऐसा है जो गर्म करने पे भी विटामिन C जिसका डिस्ट्रॉय नहीं होता है, या फिर हम ये कहें बहुत ही माइनर से लेवल पे होता है, इसी सबसे बेस्ट इसको सोर्स इसको माना जाता है, ठीक है। चलिए इसके अलावा मुझे बताओ चलिए ठीक है, इतना सा काफ़ी है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं मेरे भाई 70 पे। कोल्ड स्टरलाइजेशन रेफर्स टू, कोल्ड स्टरलाइजेशन का अर्थ इनमें से क्या होता है बताओ। देखो कुछ ऐसे भी आएंगे, बहुत छोटे सवाल भी होंगे और बेसिक भी होंगे वो। चलिए क्या हो जाएगा, UST, इरेडिएशन, फ्रीजिंग, चिलिंग, हम इसको ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, ज़्यादा डिस्कशन यहाँ पे नहीं करेंगे। इरेडिएशन को ही हम कोल्ड स्टरलाइजेशन कहते हैं, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ जाते हैं 71 पे। बताइए स्प्रॉट इनहिबिटेशन इन पोटैटो इज मेनली डन बाई, आलू में जो अंकुरण है उसको रोकने के लिए क्या चीज़ हम प्रयोग करते हैं बताएं। चलो थोड़ा सा समझते हैं। देखो
आलू को जितना हम समय स्टोर करेंगे उतना ही उसमें स्पाउट्स यानी कि अंकुरण उसमें निकलते हैं। अब ये जो अंकुरण है ना, ये सिर्फ क्वालिटी को ही ख़राब नहीं करते हैं, इसमें टॉक्सिक ग्लाइकोलाइट्स भी बना देते हैं इसमें, ठीक है। इसलिए स्टोरेज से पहले जो पोटैटो हैं उनको एक ग्रोथ रेगुलेटिंग कंपाउंड दिया जाता है। ये क्या करता है मेरे भाई, एक नाम याद रखना, यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, मैलिक हाइड्रेजाइड। अब समझो, ये कोशिका विभाजन रोककर स्पाउटिंग को रोकता है, ठीक है। इसलिए इसको सबसे ज़्यादा रिलायबल स्पाउट इनहिबिटर माना जाता है। कहाँ पे दिख रहा है ये, ऑप्शन बी में दिख रहा है सर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी इससे और क्या क्या चीज़ पूछ सकता है बताओ। पोटैटो स्पाउटिंग क्यों होती है पहले बताओ। हाई इसका रेस्पिरेशन होता है, सांसें लेता है, और इसकी सेल जो है वो डिवीजन हो जाती है इसकी, इसीलिए होता है। एक चीज़ आपसे ये पूछ सकता है कि जो स्पाउट इनहिबिटेटर हैं वो कौन कौन से होते हैं, मतलब इसको रोकने के लिए क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है। तो एक तो मैंने आपको ऑप्शन बता दिया कि मैलिक हाइड्राइज ये इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एक और होता है जिसको हम बोलते हैं CIPC, ठीक है, क्लोरो फ्रोफेम होता है ये, है ना, क्लोरोप्रोफेम होता है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा स्पाउट इनहेबिटेशन का तापमान ये कैसा होता है बताओ। देखो तापमान तो होता है मेरे भाई 7 से 10 डिग्री सेल्सियस, ये -7 नहीं है, 7 से 10 डिग्री ये टेम्परेचर होता है। ये पता नहीं क्या हो जाता है इसमें, चल क्यों नहीं रहा है। इतना टेम्परेचर होता है, बाकी कूल होना चाहिए और डार्क भी होना चाहिए, ठीक है दोस्त। चलिए ये बताएंगे। अब एक चीज़ और मुझे बता दो, लास्ट पूछ रहा हूँ आपसे, जो स्पाउट्स हैं ये मैंने बताया टॉक्सिन बना देते हैं, क्वालिटी को तो ख़राब कर ही रहे हैं, टॉक्सिन बनाते हो, टॉक्सिन का नाम बता दो। सोलेनाइन, ठीक है। इतने सारे सवाल मैंने आपको बता दिए। चलो खुश रहो, अब आगे बढ़ो। 72 पे, पैकेजिंग मटेरियल यूज्ड फॉर फैट्स एंड ऑयल प्रेफरेबली, बताओ बसा व तेलों के लिए उपयुक्त पैकेज सामग्री इनमें से कौन सी है जो सबसे बेस्ट है, बताओ कौन सा हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन बी, यहाँ पे बोला एम्बर ग्लास, ये सबसे बेस्ट यहाँ पे माना जाता है। क्यों, पहले समझो। तेलों का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है बताओ, कि कई बार बता दिया, लाइट होती है और मेरे भाई ऑक्सीजन, ये दो ही तो इनके सबसे बड़े दुश्मन है। क्योंकि लाइट ऑक्सीडेशन को तेज कर देती है जिससे रेंसिडिटी हो जाती है, लेकिन जो एम्बर है ना, ये ग्लास, ये होता है मेरे भाई ब्राउन कलर का। और ये ब्राउन कलर का क्या करता है, ये यूवी लाइट्स को रोक देता है, यूवी लाइट्स को रोक देता है, ठीक है। और ऑक्सीजन जो परमेबिलिटी है इसकी लगभग 0 होती है, ठीक है। इसलिए ऑयल, घी, विटामिन रिच ऑयल्स, इन सभी को एम्बर ग्लास में स्टोर किया जाता है। समझ में आ गया। चलिए इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें और याद रख लो। रेंसिडिटी तो जानते हो कि लिपिड ऑक्सीडेशन को बोलते हैं। बाकी लाइट सेंसिटिव विटामिन अगर आपसे पूछे सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, लाइट से सेंसिटिव विटामिन कौन सा है, तो B2 बता देना, राइबोफ्लेविन देगा, ठीक है। बाकी एम्बर ग्लास के फायदे कौन से होते हैं बताओ। यूवी प्रोटेक्शन करता है, ऐसे सवाल डायरेक्टली पूछ सकता है आपसे जो मैंने अभी अभी आपको बताया। इसके अलावा एक चीज़ और बताओ, ईडेबल ऑयल जो हैं उनके लिए सेकेंडरी पैकेजिंग कौन सी है। पहली तो यही हो गई, एम्बर ग्लास सबसे बेस्ट है। सेकेंडरी इसका अगर पूछ ले तो बताएंगे जो टिन के कंटेनर हैं वो इसके लिए सेकेंडरी अच्छे ऑप्शंस और अच्छे ऑप्शंस इसके लिए होते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 पे चल रहे हैं। पूछ रहे हैं आपसे कि रेस्पिरेशन हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग स्टोरेज इज नोन एज, भंडारण के दौरान बनने वाली श्वसन ऊष्मा क्या कहलाती है बताइए। लेटेंट हीट, फील्ड हीट, वाइटल हीट, या फिर स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा जिसको हम बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन सी, वाइटल हीट इसको हम कहते हैं। फल सब्जियां जिंदा होती हैं तो सांस लेती हैं हमारी तरह, रेस्पिरेशन में हीट बनती है और इसी हीट को कहते हैं वाइटल हीट। ये स्टोरेज टेम्परेचर को बढ़ा देती है और स्पॉलिश को तेज कर देती है, इसको ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। कुछ ऐसे सवाल और भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे आपसे पूछेगा कि जो फील्ड हीट है, ये लिख क्यों रहा हूँ मैं, यहाँ लिखा तो है फील्ड हीट है, ये क्या होती है। ये आप बताएंगे हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद की जो गर्मी रहती है सीड्स में या फसल में या जो ग्रेन्स होते हैं उनमें, उसको हम कहते हैं। वाइटल हीट को कैसे कम किया जाता है आप ये बता सकते हैं। आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है, आप बोलेंगे क्विक प्री कूलिंग, सीधा सिंपल, प्री इसकी कूलिंग करो उससे रोकी जा सकती है। रेस्पिरेशन सबसे तेज बताइए किसका होता है, रेस्पिरेशन सबसे तेज किसका होता है। आप बोलेंगे क्लाइमेट्रिक जो फ्रूट्स होते हैं जैसे कि बनाना, मैंगो, इनका होता है, ठीक है। चलिए हाई रेस्पिरेशन होगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर सांस ज़्यादा लेंगे तो क्या होगा, अरे इनकी सेल्फ लाइफ है ना दोस्त वो कम हो जाती है, बेसिक सी बात है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं। द प्राइमरी एम ऑफ प्री कूलिंग इज, प्री कूलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए। अभी अभी हमने पढ़ा था फील्ड हीट को निकालना, ठीक है। चलिए फील्ड हीट को निकालना, ये इसका आंसर हो जाएगा, मैंने अभी अभी आपको ऊपर बताया था। बताइए 75, विच ड्राइंग मेथड गिव्स द बेस्ट
रिहाइड्रेशन क्वालिटी, किस सुखाने की विधि में पुनर्जलीकरण जो रिहाइड्रेशन है वो सबसे सर्वोत्तम होता है, सबसे बेस्ट होता है, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन बी, फ्रीज ड्राइंग। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फ्रीज ड्राइंग में फूड की इंटरनल स्ट्रक्चर टूटती नहीं है। क्यों? क्योंकि आइस सीधे वेपर बन के निकल जाती है, इससे जो पोरस स्ट्रक्चर उसकी है वो बच जाती है और पानी जल्दी वापस होके एब्जॉर्ब भी हो जाता है, इसीलिए इसकी रिहाइड्रेशन सबसे बेस्ट मानी जाती है। कुछ सवाल इसमें आपसे और पूछ सकता है, जैसे फ्रीज ड्राइड प्रोडक्ट, जो फ्रीज ड्राइंग जो प्रोडक्ट होते हैं कौन कौन से, यार बता तो चुका हूँ ये भी मैं, क्यों बता रहा हूँ बार बार। कॉफ़ी हो गई, फ्रूट हो गए, मिल्क हो गया, पाउडर। मुझे ऐसा लगता है कि हर एक सवाल में कुछ एक्स्ट्रा बता दूँ, लेकिन गड़बड़ वही है ना कि पहले से ही बहुत सारी चीज़ें बता चुकी हैं इसमें। चलिए आगे बढ़ जाते हैं मेरे भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 76 है, थोड़ा सा बड़ा है। देखो, निम्न में से कौन सा कथन फल प्रिजर्व में लगभग 65 to 70% चीनी उपयोग करने के वैज्ञानिक आधार को सही रूप से स्पष्ट करता है? अब देखो, आपको कई सारे सवाल आपको इतने बड़े बड़े भी देखने में लैंग्वेज में वहाँ पे मिलेंगे पेपर में। चलिए तो समझ लेते हैं इसको। देखो, अब इसको भाई ध्यान से इसको रोक के पढ़ना, इतना टाइम मेरे पास नहीं है कि मैं पूरा पढ़ के सुनाऊंगा इसको, बस आपको मैं डिस्कस करके इसको बता देता हूँ क्या इसमें कहना चाहता है, ठीक है। चलिए देखो, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, हाई शुगर बाइंड्स फ्री वाटर, रिड्यूसिंग वाटर एक्टिविटी एंड इनहेबिटिंग माइक्रोबियल स्पॉइल। अधिक चीनी मुक्त जल को बांधकर जल गतिविधि को कम कर देती है, सूक्ष्मजीवी खराबी को रोकता है। समझो, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, सिंपल भाषा में बता देता हूँ। हाई शुगर कॉन्सेंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा खाने के अंदर, वो जो फ्री वाटर है उसको इधर उधर नहीं जाने देगा, बांध के रख लेता है, जिससे वाटर एक्टिविटी गिर जाती है। और वाटर एक्टिविटी जैसे ही गिरेगी ना मेरे भाई, तो क्या हो जाता है बताओ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, निपट जाते हैं, ठीक है। जैसे जैम, जेली, ये इसी प्रिंसिपल पे सेफ रहते हैं, ठीक है। चलिए बाकी एक दो चीज़ और बता देता हूँ। जैसे हाई शुगर है ना, किन माइक्रोब्स को रोकता है बताओ। हाई शुगर है, चलो ये शुगर लिखा है, किसको रोकता है बताओ। ये ईस्ट को भी रोकता है और मोल्ड, इनको भी रोक देता है, ठीक है। चलिए, तो ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, फिर से थोड़ा बड़ा है लैंग्वेज में, आप ध्यान से इसको पॉज करके पढ़ना, उसके बाद आंसर लगाने की कोशिश करना, और जब नहीं आए तो एक्सप्लेन जो मैं कर रहा हूँ उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ लेना, सुन लेना उसको, ठीक है। चलिए आंसर हो जाएगा मेरे। चलो पहले तो सवाल क्या है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ थर्मल प्रोसेसिंग विच डिस्क्रिप्शन बेस्ट जस्टिफाइज द नीड ऑफ एग्जॉस्टिंग इन कैंड फूड। ऊष्मीय प्रसंस्करण में किसके संदर्भ में कैंड खाद्य में एग्जॉस्टिंग की आवश्यकता को सबसे सही रूप से कौन वर्णन करता है? आंसर हो जाएगा अगेन इसका भी ऑप्शन ए। थोड़ा सा समझ लो, कैनिंग में जो हेड स्पेस होता है ना दोस्त, हेड स्पेस इसकी मैं बात कर रहा हूँ, एयर ऑक्सीजन को लाता है, वो माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकता है, कोरेजन को रोकता है, और जो बल्गिंग रिस्क रहती है उसको भी ये रोकता है, समझो। इसलिए एग्जॉस्टिंग में जो कैन को हीट दी जाती है, उससे एयर एक्चुअल में बाहर निकाली जाती है, ठीक है। इसी से वैक्यूम बनता है और कैन हमारी सेफ रहती है। फ़ायदे क्या होते हैं, एक तो स्वेलिंग नहीं होती है, ऑक्सीडेशन कम इसका हो जाता है। एग्जॉस्टिंग कब किया जाता है बताओ, ये सीलिंग से पहले किया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। कैन बल्गिंग का कारण क्या रहता है, कैन फूल जाती है, उसका कारण क्या रहता है, माइक्रोबियल गैस रहती है। अंडर प्रोसेसिंग डिफेक्ट क्या होता है, फ्लैट सोर, खट्टा हो जाता है अंदर से, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो मेरा भाई आंसर इसका ए हो जाएगा। सेकंड, विटामिन संरक्षण बढ़ाता है, जी नहीं, इस पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा फाइनल ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। कह रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग पैकेजिंग मटेरियल्स इज मोस्ट सूटेबल फॉर ऑयल रिच एंड लाइट सेंसिटिव फूड प्रोडक्ट्स। तेल प्रधान व प्रकाश संवेदनशील खाद्य उत्पादों के लिए इनमें से कौन सी पैकेजिंग सामग्री सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है, बताइए। तो मैंने अभी अभी बताया था कि एम्बर कलर्ड ग्लास कंटेनर्स ये सबसे ज़्यादा इनके लिए बेस्ट होते हैं, क्योंकि यूवी लाइट्स को ये अंदर नहीं आने देते हैं, ऑक्सीजन को भी ये अंदर नहीं आने देते हैं मेरे भाई, इसलिए रेंसिडिटी इसमें नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 79, द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीज ड्राइंग प्राइमरली डिपेंड्स ऑन विच साइंटिफिक फिनोमिना। फ्रीज ड्राइंग का सिद्धांत मूलतः किस वैज्ञानिक प्रक्रिया पर यहाँ पे आधारित है, बताएं। चलो आंसर हो जाएगा मेरे भाई इसका ऑप्शन बी। देखो बताता हूँ कैसे, सब्लिमेशन ऑफ आइस डायरेक्टली इनटू वेपर अंडर वैक्यूम। कई बार बता दिया, फिर से बताता हूँ। फ्रीज ड्राइंग क्या होता है, सॉलिड आइस में कन्वर्ट होता है, और सॉलिड जो आइस रहती है वो बिना पानी में बदले डायरेक्ट वेपर हो जाती है बिना पिघले। इसी को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। और इसी सब्लिमेशन की प्रक्रिया पे ये जो फ्रीज ड्राइंग मेथड है ये काम करता है। बहुत बेसिक सी चीज़ यहाँ पे आपसे पूछी गई है। फ्रीज ड्राइंग का टेम्परेचर आपसे पूछ सकता है एक और सवाल, -40 डिग्री जो सेल्सियस होता है वो इसका रहता है।
ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा सब्लिमेशन कब पॉसिबल है ये बताओ। देखो मेरे भाई इसके लिए वैक्यूम होना बहुत ज़रूरी है, वैक्यूम नहीं होगा तो सब्लिमेशन नहीं होगा। ठीक है चलिए, बेस्ट क्वालिटी ड्राइंग कौन सी रहती है बताओ। तो फ्रीज ड्राइंग ही रहती है, इसको भी मैं पहले आपको बता चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, 80 पे चलते हैं। बोल रहा है श्रिवलिंग यानी कि सिकुड़ना ऑफ स्टोर्ड फ्रूट इज मेनली ड्यू टू, भंडारित फलों के सिकुड़ने का प्रमुख कारण इनमें से क्या है ये बताइए। तो देखिए इंक्रीज इन स्टार्च कंटेंट, नहीं 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 ये तो नहीं होगा। फिर बोल रहा है मॉइस्चर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, बाष्पोत्सर्जन, हाँ ये है ना, ये सही है बिल्कुल। चलिए तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा समझ लो, फ्रूट्स को जब स्टोर करते हैं ना मेरे भाई तो वो धीरे धीरे पानी को अपने को खोते हैं, इसी प्रक्रिया को, इस मॉइस्चर को खोने की प्रक्रिया को कहते हैं हम ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ये मॉइस्चर लॉस होता है और फ्रूट उसका सिकुड़ता है और सूखा और लाइट वेट इसको बना देता है, यही श्रिवलिंग कहलाती है। ठीक है मेरे भाई, इसी को हम श्रिवलिंग कहते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा। अब बताओ श्रिवलिंग तेजी से सबसे ज़्यादा किस में होती है, ग्रेप्स में देखने को मिलेगी। ठीक है, वैक्स कोटिंग का फ़ायदा क्या होता है, मॉइस्चर को लॉस होने से बचाता है, वैक्स कोटिंग जो हमने इससे पहले पढ़ी थी। इसके अलावा श्रिवलिंग क्या डिफेक्ट करता है बताओ, उसकी केमिकल डिफेक्ट करता है या फिजिकल डिफेक्ट करता है। तो मेरे भाई सिकुड़ जाता है यानी हमको दिख रहा है आंखों से, तो फिजिकल डिफेक्ट करता है, ऐसा भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। पूछ रहा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेटरी कंपोनेंट्स इज मैंडेटरी ऑन पैकेज फूड एज पर लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज कमोडिटी रूल्स। लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज कमोडिटी नियमों के अनुसार पैक किए गए खाद्य पर इनमें से कौन सा अवयव अनिवार्य है। अच्छा सवाल है भाई, आने वाला सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, ध्यान से पढ़ लो इसको। चलो ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई LMPC जो है ना रूल्स हैं उनके हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी। बता देता हूँ कैसे। लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स हैं, पैक्ड फूड पर कुछ डिक्लेरेशन अनिवार्य होते हैं। अब उनमें से कौन कौन से होते हैं ध्यान से सुन लो सारे, है ना, सबके सब इनमें से आ जाएंगे। मैन्युफैक्चरर जो होगा उसका नाम होना चाहिए, उसका एड्रेस होना चाहिए। इसके अलावा मेरे भाई यहाँ पे आपको नेट उसकी जो क्वांटिटी रहती है वो आपको यहाँ पे लिखा होनी चाहिए, उसको MRP यहाँ पे प्रिंट करनी पड़ेगी, उसको डेट ऑफ पैकेजिंग ये इसको लिखना पड़ेगा उस पर, है ना। इसके अलावा इस पर कस्टमर केयर का नंबर भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए इतनी सारी चीज़ें बेसिकली अनिवार्य यहाँ पे होती हैं। ठीक है दोस्त, तो ये सारी की सारी चीज़ें हो जाएंगी। यहाँ पे देखो क्या क्या लिखा है, न्यूट्रिशनल क्लेम ओनली तो गलत हो जाएगा, बारकोड ओनली गलत हो जाएगा, तो मैन्युफैक्चरर एड्रेस, नेट क्वांटिटी, MRP ये सारी की सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये मैंने आपको यहाँ पे सब का सब बता दिया है। ठीक है, बारकोड, अच्छा एक सवाल और बताओ, क्या बारकोड इस पर मैंडेटरी है। देखो डाल सकते हैं, लगा सकते हैं, मैंडेटरी जैसी तो कोई यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 82 इन मैप पैकेजिंग रिडक्शन इन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन प्राइमरली अफेक्ट्स विच मेटाबॉलिक प्रोसेस। ये कह रहा है कि मैप जो पैकेजिंग होती है मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा घटाने से मुख्यतः किस चयापचय प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है। सुपर अच्छा, सुपर इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई, या फिर कह दो सुपर अच्छा सवाल है। चलिए बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई रेस्पिरेशन रेट इसकी डिक्रीज हो जाती है। जाने कितनी बार बता चुका हूँ इस चीज़ को मैं। देखो फिर से मैप में क्या होता है, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन लो होती है जिसकी वजह से मेरे भाई ऑक्सीजन लो होती है जिसकी वजह से एंजाइम्स स्लो हो जाते हैं, इसकी रेस्पिरेशन स्लो हो जाती है और इसकी जो राइपनिंग है पकना इसका वो भी स्लो हो जाता है, लेकिन सेल्फ लाइफ इसकी बढ़ जाती है वो इसके उलट। ठीक है, तो मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग का यही आधार होता है। मैप में आपसे पूछ सकता है कौन कौन सी गैसेस का इस्तेमाल हम करते हैं, CO2 का करते हैं, इसके अलावा O2 का करते हैं और N2 का करते हैं। एक सवाल तो आपका ये हो गया। इसके अलावा और आपसे क्या पूछ सकता है, अगर ऑक्सीजन को आपने इसमें लो कर दिया है तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, एथिलीन कम बनता है, रेस्पिरेशन कम होता है। ठीक है दोस्त, चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है हाइड्रो कूलिंग इज कंसिडर्ड सुपीरियर फॉर विच टाइप ऑफ प्रोड्यूस। हाइड्रो कूलिंग किस प्रकार के उपज के लिए सर्वाधिक प्रभावी मानी जाती है बताइए। अच्छा सवाल है ये भी। देखो प्रोड्यूस टॉलरेंट टू वेट कूलिंग, ये हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। समझा देता हूँ, हाइड्रो कूलिंग में होता क्या है, प्रोड्यूस को ठंडे पानी की धारा में डुबकी लगवाई जाती है, एक तरह से ठंडा किया जाता है। ये तेज कूलिंग देता है लेकिन केवल उन उत्पादों के लिए देता है जो पानी को सहन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपसे बोलूँ स्वीट कॉर्न, ये सहन कर सकता है बिल्कुल। कैरेट की बात करें बिल्कुल कर सकता है।
ठीक है, और जो फ्रूट्स होते हैं वो भी कर ही लेते हैं बेसिकली। चलिए, इसके अलावा कुछ सवाल आपसे और पूछे जा सकते हैं। देखो, बाकी सारे ऑप्शंस को भी आप पढ़ते रहना, रोक के उनको देखा करो, लगाने की कोशिश किया करो। आपका बहुत ज़्यादा लंबा टाइम ना जाए इन वीडियोस को देखने में ही, आपको रिवाइज करने के लिए भी समय मिल जाए, इसलिए मैं इन चीज़ों को इस तरह से बता रहा हूँ। सारी चीज़ों को मैं लिखता नहीं हूँ, बस बोल के बता देता हूँ, क्योंकि इसमें समय ज़्यादा है, बहुत लंबे लंबे वीडियोज़ मैं आपको नहीं देना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए, इससे कुछ सवाल और आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे पूछेगा फास्टेस्ट कूलिंग मेथड इनमें से कौन सा है? फास्टेस्ट कूलिंग मेथड कौन सा है बताइए। आप बोलेंगे वैक्यूम कूलिंग। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा चलिए छोड़ो, बस बहुत है इसमें। 84 बताओ, द डिफेक्ट जिसको बोलते हैं बस्टिंग इन कैंड फूड इज जनरली कॉज्ड बाय। कैंड फूड में जो बस्टिंग दोष होता है सामान्यतः किसके कारण होता है, ये आपको बताना है। चलिए, अच्छा सवाल है ये भी। अंडर प्रोसेसिंग लीडिंग टू माइक्रोबियल गैस फॉर्मेशन, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखो, अगर कैन को अच्छे तरीके से हीट ना किया गया हो, जो हीट प्रोसेस रहती है उसको प्रॉपर तरीके से ना किया गया हो, तो कुछ माइक्रोब्स इसमें जिंदा रह जाते हैं, जीवित रह जाते हैं, और अंदर ही अंदर मेरे भाई गैस बनाने लग जाते हैं। जब गैस का प्रेशर बढ़ता है तो कैन बस्ट हो जाती है, इसी को हम बोलते हैं बस्टिंग। ठीक है, तो बस्टिंग इज इक्वल टू माइक्रोबियल गैस हम कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो स्पॉइलेज होगा वो बेसिलस हो सकता है। ठीक है, और हाइड्रोजन जो स्वेल होता है, अगर देखो केमिकल से हो रहा है, सॉरी, अगर बैक्टीरिया से होता है तो ये बेसिलस हो सकता है। अगर केमिकल रिएक्शन कोई होगी तो उसके लिए मेरे भाई हाइड्रोजन जिम्मेदार रहती है, उसकी वजह से ये हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा एक चीज़ याद रखना, अंडर जो प्रोसेसिंग रिस्क है इसके अंदर वो रहता है बॉटुलिज्म का। ठीक है, यानी कि लो एसिडिक जो फूड होंगे वहाँ पे ये मिलेगा, हाई एसिडिक में बॉटुलिज्म आपको देखने को नहीं मिलेगा दोस्त। ठीक है, चलिए, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, स्टेटमेंट का सवाल 85। चलो बताओ क्या हो जाएगा हमारा आंसर। सवाल क्या कह रहा है, स्टेटमेंट समझो। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन प्लेज अ मेजर रोल इन ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी ऑफ फैट। बताओ, बिल्कुल तो सही है। ऑक्सीजन क्या करती है, एक अच्छा रोल प्ले करती है रेंसिडिटी होने में। कितनी बार बता चुका हूँ, तो स्टेटमेंट 1 सही हो जाएगा। सेकंड क्या कह रहा है पैकेजिंग ऑयल्स इन एम्बर ग्लास, अगर इनमें हम करेंगे तो ऑक्सीडेटिव जो डिटेरियरेशन है ये नहीं होगा, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अभी मैंने आपको बताया था। इसके अलावा क्योंकि यूवी जो रहती है उनको ये रोक देता है। थर्ड बताओ, कह रहा है मॉइस्चर कंटेंट हैज़ नो इफेक्ट ऑन रेंसिडिटी। क्या बात कर दी मेरे भाई, गलत ही हो जाएगा। ठीक है, तो 1 और 2 हमारे सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलो आगे बढ़ जाते हैं। 86 पे, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पैक्टिन ब्रेक डाउन ड्यूरिंग फ्रूट सॉफ्टनिंग। फल के नरम होने के दौरान पैक्टिन टूटने के लिए इनमें से कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है। कई बार बता चुका हूँ ये वाला सवाल भी मैं आपको। चलिए, कौन सा हो जाएगा बताओ। पैक्टिन मिथाइल एस्टीरेज ये हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा समझ लो। फ्रूट सॉफ्टनिंग का कारण होता है कि उसकी जो सेल वॉल है ना, उसकी पैक्टिन का टूट जाना। इसके लिए 2 एंजाइम होते हैं जो काम करते हैं इसकी पैक्टिन को तोड़ने में। इनको थोड़ा सा आप देख लो। एक तो हो जाए मेरे भाई जिसको हम बोलते हैं PME। ठीक है, अब लिख दूं क्या ये पूरा। देखो, इसका होता है पैक्टिन, फुल फॉर्म होता है पैक्टिन डी, ये अलग है डी, पैक्टिन डी एस्ट्रीफिकेशन। ठीक है, एक तो ये होता है। इसके अलावा एक होता है पॉली गैलेक्यूरोनेज। ठीक है, ये फर्दर बाद में ब्रेक डाउन के लिए जिम्मेदार होता है। तो याद रखना, सॉफ्टनिंग की शुरुआत PME करता है ये, और बाद का बचा हुआ काम ये नीचे वाला एंजाइम करता है। ठीक है, बाकी ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। चलो, इसको लेकर के हम आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। 87 पे चलता है, पूछ रहा है एसेप्टिक पैकेजिंग इज हाईली सूटेबल फॉर विच कैटेगरी ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। एसेप्टिक पैकेजिंग के लिए किस श्रेणी के खाद्य पदार्थों के लिए अत्यधिक उपयोगी होती है, बताइए क्या हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऐसे फूड, देखो, कमरे के तापमान पर रखे जाने वाले परंतु दीर्घकालीय सेल्फ लाइफ वाले खाद्य पदार्थ। ठीक है, देखो, पैकेजिंग से पहले स्टरलाइजेशन की आवश्यकता वाले खाद्य गलत हो जाएगा। ठीक है, केवल अम्लीय पदार्थ नहीं, खाद्य नहीं, केवल जमे हुए खाद्य नहीं। अब देखो, एसेप्टिक पैकेजिंग में फूड और पैकेजिंग दोनों को अलग अलग स्टरलाइज किया जाता है। शायद मैं इसको 51 टाइम बता चुका हूँ। इसको स्टरलाइज जो चैम्बर है उन्हीं में इनको पैक किया जाता है। उद्देश्य रहता है कि सेल्फ लाइफ को रूम टेम्परेचर पे बहुत लंबे समय तक इसको बचाया जा सके। जैसे अल्ट्रा हाई टेम्परेचर वाले जो
मिल्क होते हैं, वो जूस हो गए, सूप हो गए, वो उनको इसी इस पे इस्तेमाल किया जाता है। सवाल यहाँ से और भी पूछ सकता है, जिनको मैं पहले भी आपसे पूछ चुका हूँ। पहले बताओ, पूछेगा एसेप्टिक पैकेजिंग का कोई एग्जाम्पल बताओ, आप बता देंगे फट से टेट्रा पैक। और सवाल बताओ, यूएसटी का टेम्परेचर, क्योंकि मैंने आपसे बताया ना कि यूएसटी का भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है, तो कितना होगा 135 से 150 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, सेल्फ लाइफ कितनी बढ़ती है बताओ, 1 से 2 दिन या 4 से 5 दिन? गलत, 6 से 7 महीने तक लगभग इतनी हम बढ़ा सकते हैं इससे। ठीक है, मतलब महीनों में बढ़ती है। रेफ्रिजरेशन रेफ्रिजरेशन को जब तक इसको खोला नहीं जाए, है ना, तब तक ये प्रॉपर तरीके से सेफ रहते हैं। चलिए 88 बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स लीस्ट अफेक्ट द सेल्फ लाइफ ऑफ डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स? निर्जलित उत्पादों की सेल्फ लाइफ को सबसे कम प्रभावित करने वाला कारक इनमें से कौन सा है, बताइए। चलिए, कलर ऑफ द फूड, स्टोरेज टेम्परेचर, पैकेजिंग मटेरियल, ये नहीं, कलर ऑफ द फूड ये बिल्कुल हो जाएगा हमारा। देखो, डिहाइड्रेटेड जो फूड है ना, उनकी सेल्फ लाइफ सबसे ज़्यादा निर्भर करती है किस चीज़ पे, बताता हूँ। रेजिड्यूल जो मॉइस्चर रहता है उस पर, पैकेजिंग पे, और स्टोरेज का टेम्परेचर किस लेवल पे आपने कर रखा है उस पर। तो कलर का भोजन की सेल्फ लाइफ पे बहुत कम प्रभाव पड़ता है मेरे भाई, ये चीज़ आप याद रखेंगे। देखो, मॉइस्चर है उसका बहुत इंपैक्ट पड़ेगा, पैकेजिंग किस प्रकार की है उसका भी प्रभाव पड़ेगा, और टेम्परेचर कैसा है वहाँ का, इस पर तो मेरे भाई बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जो कलर है ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए बाकी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, इसमें ज़्यादा हमें नहीं सोचना है। आगे बढ़ते हैं, चलो 89 पे चलते हैं। इन स्टोरेज स्ट्रक्चर्स स्टैक हाइट ऑफ बैग्स शुड बी कंट्रोल्ड टू अवॉइड। भंडारण संरचनाओं में बोरियों की स्टैक ऊंचाई नियंत्रित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, बताइए क्यों पड़ती है, इसको बताएं। देखो बेटर मार्केटिंग कोई मतलब ही नहीं है, कलर नहीं, साइज नहीं। देखिए, ये होता है वायु संचार और भार दबाव की समस्याएं ना हो। देखो, स्टोरेज में बैग्स को ऊंचा इसलिए टांगा जाता, सॉरी ऊंचा इसलिए रखा जाता है कि एक तो नीचे से क्या है, हवा इनके सर्कुलेट होती रहती है, और नमी और जो गर्मी है ना वो ट्रैप नहीं हो पाती है इनके बीच में, नीचे से निकलती रहती है, सर्कुलेट होती रहती है। नीचे की बोरियां अगर ज़्यादा दबी रहेंगी तो वो डैमेज भी हो जाएंगी, इसलिए भी। और जो इंसेक्ट्स हैं जो नीचे से ज़मीन पे आके चढ़ जाते हैं और उनको ख़राब करते हैं, उनसे भी इसकी बचत हो जाती है, उनको हम बचा लेते हैं। तो ये वाली चीज़ हमने क्या क्या देखा, वायु संचार ये होता रहता है, और भार दबाव से भी ये बच जाता है। ठीक है, चलिए आपसे ये पूछ सकता है कि जो स्टैक की हाइट होती है, स्टैक समझ रहे हो ना, ऐसे करके जो बोरे साइड में इस तरह से लगाए जाते हैं, वो इनकी जो हाइट है वो कितनी होती है, तो 15 से जो 20 बैग्स होते हैं। ये हम स्टोरेज हाउसेस की बात कर रहे हैं मेरे भाई, ठीक है, वहाँ की बात है। चलिए, वेयर हाउस का टेम्परेचर कितना होता है बताओ, ये मेरे भाई 27 डिग्री सेल्सियस से कम होता है हमेशा। ठीक है, हाई लोड जो प्रेशर इफेक्ट है वो, चलो छोड़ो, ये छोड़ो, ज़्यादा नहीं, बस इतना ही बहुत है। 90 पे चलते हैं मेरे भाई। द प्राइमरी पर्पज ऑफ फ्यूमिगेशन इन ग्रेन स्टोरेजेस, अनाज भंडारण में फ्यूमिगेशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसको शायद मैं स्टार्टिंग में जब मैं टॉपिक वाइज करा रहा था उस समय भी मैंने इसको करवाया था। बताओ, इंक्रीज ग्रेन की साइन, अरे यार चमक कैसे बढ़ा सकता है कोई सेंस ही नहीं बनता। चलो, इम्प्रूव इलास्टिसिटी, इसकी लोच बढ़ा देता है, ना। प्रोटीन कंटेंट को इंक्रीज, अरे वाह, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, फ्यूमिगेशन से प्रोटीन ही बढ़ा देगा? नहीं, ऑप्शन बी हो जाएगा, कंट्रोल इंसेक्ट इन्फेस्टेशन। ठीक है, फ्यूमिगेशन में हम क्या चीज़ डालते हैं बताओ, पहले तो यही बता दो। इसमें डालते हैं सर फॉस्फीन, अगर ये नहीं है तो हम डालते हैं मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इन दोनों में से कोई एक चीज़, कोई एक गैस हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, स्टोरेज में इसको सर्कुलेट एक तरह से किया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो भी इंसेक्ट होंगे वो, उनके एग्स, वो सब वो मर जाते हैं, उनका लार्वा वार्वा, वो फिर हमको इसको ख़राब नहीं कर पाता है हमारे अनाज के भंडारण को। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। बाकी आपसे एक चीज़ और पूछ सकता है मेरे भाई, यहाँ से बोलेगा सबसे जो कॉमन फ्यूमिगेंट होता है, अरे गैस जिसको हम सर्कुलेट करते हैं अनाज के भंडारणों में जिससे वो सेफ रहें, वो कौन सी होती है? तो उसका आंसर होता है एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, फॉस्फाइड। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। 91 पे चलते हैं। रीड द स्टेटमेंट्स अबाउट कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज के बारे में आपको पढ़ के बताना है क्या क्या ये करता है, क्या क्या ये नहीं। चलो बताओ, स्टेटमेंट 1 है, इट स्लोज डाउन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। बताओ क्या ये कर पाता है क्या, समझो। सबसे पहले तो मैं आपको कोल्ड स्टोरेज की कहानी बताता हूँ थोड़ी सी। देखो, कोल्ड स्टोरेज का काम क्या होता है, सबसे पहले इसको समझ लो। देखो, एक तो पहली बात मेरे भाई, ये लो टेम्परेचर पे रहता है। ठीक है, कम टेम्परेचर पे रहता है।
अब ये करता क्या क्या, ये देखो मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी रहती है ना उसको स्लो कर देता है, यानी कम कर देता है। रेस्पिरेशन की जो रेट रहती है उसको कम कर देता है, ठीक है। और इसकी वजह से मेरे भाई जो फंगस की जो ग्रोथ रहती है वो भी मेरे भाई कम हो जाती है। इसीलिए एथिलीन की एक्शन पूरी तरह बंद नहीं होती है, बस इसमें कम कर दी जाती है। पहली चीज़ तो आप ये याद रखेंगे, चलो इतना बस याद रखेंगे। तो देखो ऑप्शन यहाँ पे स्टेटमेंट वन कह रहा है इट स्लोज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, बिल्कुल करेक्ट है। इट कंप्लीटली स्टॉप्स एथिलीन एक्शन, ये गलत हो जाएगा। देखो एथिलीन को कम कर देता है, कंप्लीटली इसको नहीं रोकता है, ठीक है। चलिए थर्ड बोल रहा है इट रिड्यूस डीके एंड रेस्पिरेशन, तो ये बिल्कुल सही है। मैंने यहाँ पे बताया ना रेस्पिरेशन को कम कर देता है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, वन एंड थर्ड, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रीड द स्टेटमेंट्स ऑन MAP, मैप से रिलेटेड। देखो हम सारी चीज़ों को ही पढ़ चुके हैं, लेकिन स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई सवाल आएगा तो वो आपको कैसे कैसे काम करना है मेरे भाई, किस किस प्रकार से आपको काम करना है वो चीज़ आप पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे कोल्ड स्टोरेज है ना, ये कोल्ड स्टोरेज ये दो जगह हो सकता है, ठीक है। एक तो ऐसी जगह रह सकता है जहाँ का जो जलवायु वो टेम्परेट है, और एक ऐसी हो सकती है जहाँ पे ट्रॉपिकल है, ठीक है। ट्रॉपिकल जहाँ पे होगा वहाँ पे जो इसका जो टेम्परेचर रहेगा 8 से 13 डिग्री सेल्सियस रहेगा, और यहाँ पे जहाँ पे टेम्परेट रहेगा वहाँ पे 0 से 4 डिग्री सेल्सियस ये रखते हैं वो, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे बताओ मैप से रिलेटेड यहाँ पे आपसे सवाल पूछ रहा है, बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखो मैप में सबसे पहले तो ये देखो पैकेट के अंदर गैस को बदलते हैं, CO2 को थोड़ा बढ़ा देते हैं जिससे माइक्रोबियल ग्रोथ इसकी स्लो हो जाती है। वही हमसे कह रहा है कि CO2 को बढ़ा देते हैं जिससे माइक्रोबियल ग्रोथ इसकी कम हो जाती है, तो बिल्कुल सही बात है मेरे भाई। चलो सेकेंड क्या हमसे पूछ रहा है, देखो वेरी हाई CO2 मे कॉज टिश्यू इंजरी इन फूड्स, बिल्कुल सही है। यानी कितनी बार बता चुका हूँ मैं कि अगर CO2 को बहुत ज़्यादा कर देंगे तो टिश्यू इंजरी हो जाएगी, फ्लेवर ख़राब हो जाएगा और इस पर ब्राउन पैचेस भी आ सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड हमसे बोल रहा है रिड्यूस O2, ऑक्सीजन को अगर हम कम कर देंगे, वो सॉरी एनहेंस कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो रेस्पिरेशन इन ऑल केसेस, क्या कह रहा है बताओ, रिड्यूस ऑक्सीजन, इसको रेस्पिरेशन को भी कम कर देता है, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला कि अगर ऑक्सीजन को कम कर दोगे तो रेस्पिरेशन भी स्लो हो जाएगा, ये कह रहा है कि भाई बढ़ जाएगा, तो ये मेरे भाई गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी सारी चीज़ें देखो MAP से रिलेटेड में जितने सवाल बन सकते हैं वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, इसीलिए अब हम यहाँ पे डिस्कस उनको बार बार नहीं करेंगे। यहाँ पे तो केवल हम आंसर टिक करेंगे। ड्यूरिंग लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स विच फैक्टर एसिलरेट्स इंसेक्ट मल्टीप्लिकेशन, अनाज को अगर हम बहुत लंबे समय के लिए भंडारण में छोड़ दें, रख दें, तो कौन से कारण से कीटों की वृद्धि बहुत तेज एकदम से उनमें हो जाती है, ये आपको बताना है। चलिए बताइए। तो देखो सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पे ऑप्शंस देखो कौन कौन से देखने को मिल रहे हैं। ऑप्शंस को आप देखेंगे, कह रहा है लो टेम्परेचर, लो मॉइस्चर, हाई टेम्परेचर एंड हाई RH और लाइट एक्सपोजर। तो देखो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, हाई टेम्परेचर एंड हाई RH। अब समझो अनाज के जो कीट होते हैं ना कौन कौन से होते हैं, ये वीविल देखने को आपको मिलेंगे एक तो, ठीक है, छोटे मोटे नहीं होते, ये तो खूब दिखते हैं हमको, ठीक है। और बीटल्स हो सकता है ना। बीटल्स के अलावा मोथ होता है एक, ये भी आपको देखने को मिलेगा। ये गर्म और नमी वाली कंडीशन में सबसे तेज़ी से मल्टीप्लाई खुद को करते हैं। जैसे बेसिकली मैं आपसे अगर इसके लिए टेम्परेचर की अगर डिमांड करूं कितनी चाहिए, तो 25 से 35 डिग्री अगर टेम्परेचर आपने कर दिया तो नाचेंगे गाएंगे ये खूब रहेंगे। अगर इनको हाई और, लेकिन हाँ इनके लिए जो RH होता है वो इनके लिए हाई चाहिए होता है, जैसे 70% से ज़्यादा होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। तो लो टेम्परेचर और लो मॉइस्चर दोनों इंसेक्ट्स को सप्रेस करते हैं, इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। तो यानी टेम्परेचर को भी कम कर दो और जो मॉइस्चर है उसको भी हम कम कर देंगे, तो इंसेक्ट कैसे हैं, निपट जाएंगे, मतलब ये काम नहीं कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से। लेकिन यहाँ पे कह रहा है हाई टेम्परेचर और हाई RH हो जाएगा तो भाई कीटों की वृद्धि तेज हो जाएगी, ठीक है। चलिए 94 पे चलते हैं हम। यहाँ पे पूछ रहा है आपसे द फिनोमेना ऑफ स्ट्रेस क्रैकिंग इन सिरिल ग्रेन्सेज ड्यू टू, अनाज में स्ट्रेस क्रैकिंग किस कारण से यहाँ पे होती है बताइए। अनइवन ड्राइंग, एक्सेस मॉइस्चर, लो ह्यूमिडिटी या फिर केमिकल ट्रीटमेंट, बताइए क्या हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए अनइवन ड्राइंग। बता देता हूँ स्ट्रेस क्रैकिंग जो भी होती है ना, दाने के अंदर हेयरलाइन क्रैक्स आ जाते हैं, ये तब बनते हैं जब बाहर की सतह बहुत जल्दी सूख जाए और लेकिन अंदर अभी भी वो वेट हो, यानी कि मॉइस्चर उसमें हो, तो यानी कि अनइवन ड्राइंग हमने कर दी है, बाहर से सूख गया लेकिन अंदर से नहीं सूखा है। इंटरनल जो स्ट्रेस है वो डेवलप हो जाता है, दाने में दरार पड़ जाता है। खासकर जो मेज़ मक्का के दाने रहते हैं, चावल के दाने रहते हैं, ये उनमें बहुत इंपॉर्टेंट डिफेक्ट ये होता है या फिर कॉमन डिफेक्ट ये होता है, ठीक है। चलिए बाकी यहाँ से कुछ चीज़ और भी पूछी जा सकती हैं आपसे, जैसे इसका नुकसान क्या होता है। आप बोलेंगे कि इसकी जो मिलिंग क्वालिटी रहती है ना वो ख़राब हो जाती है, कैसे रोका जा सकता है। देखिए क्या कर सकते हैं, एक तो हम जो ड्राइंग है ना उसको यूनिफॉर्म करें, यूनिफॉर्म
ड्राइंग हम करें, क्योंकि यहाँ पे अनइवन हो रही है। प्लस जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल रखें, ठीक है, कम या ज़्यादा उसको ना होने दें, एक जगह पे उसको सेट कर दें, ये वाली चीज़ आएगी। 95 पे चलते हैं मेरे भाई। कह रहा है आपसे मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर स्टोरेज हेल्प्स इन एक्सटेंडिंग सेल्फ लाइफ प्राइमरली बाय। संशोधित वातावरण भंडारण में सेल्फ लाइफ मुख्यतः किस कारण बढ़ती है? बताइए क्या कारण है जिससे ये सेल्फ लाइफ इनकी बढ़ जाती है? बहुत बार बता चुका हूँ, हम रेस्पिरेशन को कम कर देंगे तो सेल्फ लाइफ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो रेस्पिरेशन को रिड्यूस हम कर देंगे, इससे हो जाएगा। क्या होता है इसमें? ऑक्सीजन को कम कर दो और CO2 को थोड़ा सा बढ़ा दो, दोनों मिलके क्या करेंगे? रेस्पिरेशन को कम कर देंगे, और रेस्पिरेशन कम होते ही मेरे भाई क्या हो जाएगा? इनकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, ठीक है। कई बार बता चुका हूँ मैं ये चीज़ें आपको, ठीक है। चलिए, स्वेटिंग इन कोल्ड स्टोर्ड फ्रूट्स अकर्स ड्यू टू। कोल्ड स्टोर में रखे फलों में स्वेटिंग किस कारण होती है? बताइए, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, आपसे पूछा जा सकता है। ऑप्शंस दे रहा है आपको। हाई मॉइस्चर कंटेंट इनसाइड फ्रूट्स, इसकी वजह से। कंडेंसेशन ऑफ मॉइस्चर व्हेन ब्रॉट टू वार्म एयर, या फिर ब्रेकेज ऑफ सेल वॉल, या फिर मतलब ब्रेकेज ऑफ सेल वॉल, या फिर एक्सेस शुगर। देखो भाई, रात में बनाता हूँ वीडियो, इस समय मेरे को भयंकर नींद आ रही होती है, तो कई बार क्या होता है, जबान मेरी लड़खड़ा जाती है, टंग ट्विस्ट हो जाता है, बोल नहीं पाता हूँ जल्दी से, तो उसको बहुत दिमाग पे मत लेना। आप सोच भी नहीं सकते हो कितने बजे जाके बनाता हूँ मैं, रात में 2 बजे के बाद बनाता हूँ, क्योंकि सब तभी जाके थोड़ी शांति मिलती है यहाँ पे आसपास, नहीं तो कहीं कुछ हो रहा होता है, कहीं कुछ हो रहा होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा कंडेंसेशन ऑफ मॉइस्चर, ठीक है। कोल्ड स्टोर से फ्रूट बाहर निकालते ही जब वो गर्म और ह्यूमिड हवा से मिलता है, तब क्या होता है, उसका जो ठंडा सरफेस है उस पर हवा वाला जो पानी है, वेपर है, वो कंडेंसेशन होके ड्रॉपलेट्स बना लेता है, उसी को हम स्वेटिंग इसमें कहते हैं। कोई ऐसा हमारी तरह पसीना नहीं आ रहा उनको, ठीक है, कोई मेहनत थोड़ी करने रखी तो है वहाँ पे। तो बाहर की जो नमी है ना, वो फ्रूट्स के अंदर की नहीं है, याद रखना, ये बाहर की नमी होती है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा मेरे भाई, कंडेंसेशन ऑफ मॉइस्चर। चलो, एक चीज़ और बताओ, यहाँ से कुछ चीज़ें आपसे और पूछी जा सकती हैं, जैसे स्वेटिंग किस स्टेज पर दिखती है? तो कोल्ड स्टोरेज से हम जब निकाल देते हैं तो उसको एम्बियंट पे जब रखा जाता है, ठीक है, उस स्टेज पे होती है। बाकी स्वेटिंग का क्या नुकसान होता है बताओ? फंगल ग्रोथ होती है, वो बढ़ जाती है। इसे कैसे कम कर सकते हैं? देखो, टेम्परिंग है ना मेरे भाई, धीरे धीरे टेम्परेचर को इंक्रीज करो, ठीक है, इस तरह से इसको रोका जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। 97 कह रहा है आपसे, कंट्रोल्ड जो एटमॉस्फेयर होता है, CA स्टोरेज ऑफ एप्पल्स मेंटेन CO2 जनरली एट। सेब में जो CA भंडारण में CO2 का स्तर सामान्यतः कितना रखा जाता है? हालांकि मैं बता चुका हूँ आपको, 3 से 5% इसको रखा जाता है। अगर O2 आपसे पूछ ले तो 2 से 3% रखा जाता है मेरे भाई, ठीक है। टेम्परेचर की अगर बात कर लेगा तो 0 से 1 डिग्री सेल्सियस ये रखा जाता है टेम्परेचर, ठीक है। चलिए, बाकी सारी चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जैसे आपके लिए एप्पल के लिए पूछ सकता है कि नॉर्मल इसके लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो 0 से 1 डिग्री सेल्सियस जो मैंने यहाँ पर टेम्परेचर दिया है ना, इसी के लिए। इसके अलावा आपसे कुछ और पूछ सकता है क्या? कंट्रोल जो टेम्परेचर जो एटमॉस्फेयर रहता है, यहाँ पे किन को कॉमन फ्रूट्स को रखा जाता है? तो बोलेंगे आप एप्पल को रख देते हैं, पीयर को रख देते हैं, कीवी फल आता है इसको रख देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम यहाँ पे 98 पे चलते हैं। द प्राइमरी एम ऑफ क्यूरिंग इन ओनियन एंड गार्लिक। प्याज व लहसुन में क्यूरिंग का मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या होता है? मेरे भाई याद रखना है, ये वाले जो क्वेश्चन है ना, टॉप 100, बहुत मेहनत करी है इनको बनाने में, इतने सारे पेपर्स को छाना है मैंने, मैं आपको मैं बता नहीं सकता, ठीक है। अगर इनमें से भी क्वेश्चंस नहीं फंसे ना, तो मैं फिर कह रहा हूँ कि भाई पता ही नहीं क्या बनाएगा। मैं कह रहा हूँ इतने अच्छे सवाल हैं, यहाँ से सवाल आपसे बन ही सकते हैं, ठीक है, बनना तय है यहाँ से क्वेश्चंस का, ठीक है। चलिए, कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके पास, कहाँ से लेके आएगा। चलो, इसके बाद मेरे भाई 98 पे मैंने बताई दी आपको, इंक्रीज मॉइस्चर हो जाता है, ड्राई नेक, रीजन टू प्रिवेंट माइक्रोबियल एंट्री, इम्प्रूव स्वीटनेस, या फिर इम्प्रूव प्यूजेंसी। क्या है ये? चलो बताओ, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन बी, ड्राई नेक वाला, है ना। देखो, ओनियन गार्लिक जो है ना, हार्वेस्टिंग के बाद, इनको खेत से निकालने के बाद, उनकी जो नेक रीजन रहती है और आउटर इनकी जो स्केल्स रहती है, इसमें नमी रह जाती है। अगर उसको बिना काटे क्यूरिंग के अगर स्टोर कर दिया गया तो फंगस बैक्टीरिया इसके अंदर घुस जाते हैं, सड़न, और इसकी सड़न शुरू हो जाती है, ठीक है। तो क्या करते हैं क्यूरिंग में, जो इसका नेक एरिया रहता है ना, जो ऊपर का उसका गर्दन वाला एरिया, उसकी आउटर स्किन को पहले सुखाया जाता है, और जो टॉप पे अब आधा सूखकर जब बंद सा हो जाता है, तभी इसकी जो है हम चीज़ों को स्टोर करते हैं। ये आप चीज़ याद रखेंगे मेरे भाई, ठीक है। चलो, इसके अलावा 99 है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 99 है, कह रहा है आपसे, स्वेल इन कैंड फूड इज मेनली ड्यू टू। कैंड खाद्य में स्वेल किस कारण से हो जाता है? यानी कितनी बार बता चुका हूँ इसको, आसानी से आप बता सकते हो कि गैस प्रोडक्शन हो जाता है अनएरोबिक बैक्टीरिया की वजह से।
ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे भाई यूनिट 4 का लास्ट क्वेश्चन है हमारा 100th। बहुत अच्छे सवाल थे सारे के सारे। चलो बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम इफेक्ट ऑन द कीपिंग क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स ड्यूरिंग स्टोरेज। भंडारण के दौरान फलों की गुणवत्ता को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, बताइए। बताओ, कलर इंटेंसिटी, रेट ऑफ रेस्पिरेशन, सीड साइज या फिर वैक्स कंटेंट। आसान सवाल है, इसको मैं आपसे कमेंट सेक्शन में मांगता हूँ इसका जवाब। चलो बताना, ठीक है। और जब नहीं आएगा तो मैं बता ही दूंगा। अगर आपको लगेगा कि नहीं सर हमें तो सवाल ही समझ नहीं आया, तो उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। लेकिन ये काम आपका है, इसका आंसर आप लोग करेंगे। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे दोस्त, मस्त रहो, मज़े से पढ़ो। बहुत अच्छी तरह से हमारी तैयारी चल रही है, इसी तरह से रिविज़न करते रहो। ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने पर फोकस मत करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को वही रिपीटेड मोड पे लगा के और उनके पीछे की छिपी हुई कहानी, उसके आसपास की चीज़ें, उनको सोचो, उनको देखो। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ये जो क्वेश्चंस मैंने बनाए ना, बहुत चीज़ों को, आसपास की चीज़ों को मैंने आपको बता दिया। आप और भी अगर इससे ज़्यादा आप रिसर्च कर सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, सोच सकते हो, तो याद रखना सवाल यहीं से बनेंगे। इसके अलावा कोई नई कोई चीज़ें नहीं लेके आने वाला है वो। ठीक है, चलो।